हेलो लवली बडीज, तो वेलकम बैक। आप सब लोगों की बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट पे मैं स्टोरी को आखिरकार कंप्लीट करने जा रही हूँ। आई नो कि समय बहुत ज्यादा लग गया है, पर सीरियसली गाइज, जिस तरह के व्यूज थे उन्हें देखकर मेरा दिल ही नहीं कर रहा था, पर आपकी रिक्वेस्ट को भी मैं रिजेक्ट नहीं कर पाई। सो इस स्टोरी को मैं कंप्लीट कर रही हूँ। आई नो कि इस पर व्यूज मुझे बहुत कम मिलेंगे, पर जो लोग देखना चाहते हैं उनके लिए मैं स्टोरी को कंप्लीट अपलोड कर रही हूँ। स्टोरी के स्टार्ट में यू तोंग को उसके सीनियर शाओ के साथ देखते हैं। तोंग इस स्टोरी की फर्स्ट फीमेल लीड होती है। चाइना के एलीट क्लास स्कूल जिंगचैंग में तोंग का स्कॉलरशिप की बेस पे एडमिशन हुआ है और शाओ यहाँ पर उसका सीनियर होता है, जो कि उससे यहाँ पे मुंह ध्यान लगकर जस्ट स्टडी पर फोकस्ड रहने का एडवाइस करता है कि उससे किसी भी लड़ाई झगड़े में बिल्कुल भी नहीं पड़ना है, बिकॉज ये रिच लोगों का एक्सपेंसिव स्कूल है। मगर तभी कुछ लोग आकर शाओ के ऊपर बैग डाल कर उससे वहाँ से ले जाते हैं और तोंग हैरानगी से देखती है कि ये हो क्या रहा है। सभी गर्ल्स भी उनके पीछे भागती हैं कि वो आ गया, वो आ गया। ये सभी गर्ल्स इस बॉय की दीवानी होती हैं, इससे इवन शादी के लिए मरी जा रही होती हैं। शाओ जब वो बैग अपने फेस से हटाता है कि ये किसने ऐसी हरकत की है, तभी वहाँ पर स्कूल का रॉकी गुंडा बॉय, बोले तो एक तरह का स्कूल का वारिस, ली यीटिंग उसके सामने आकर दबिंग स्टाइल मारकर बैठा है, जिसे देखकर शाओ भी बोलता है, मास्टर ली आप। मास्टर ली शाओ से पूछता है कि अभी चमाटू मेरी गर्ल को छूने और उसके पास जाने की तेरी हिम्मत कैसे हुई। शाओ एक्सक्यूज करने लगता है और बताता है कि उस दिन गलती से ली की गर्लफ्रेंड वुई से उसे कुछ बताते हुए टकरा गया था, वरना इसकी कोई गलत इरादा नहीं था। उन सभी के पास मक्खियों की तरह से इकट्ठी हुई गर्ल्स ली की चमचियां होती हैं, जो कि वीडियोस बनाते हुए बोलती हैं, क्या शाओ ने ली की गर्लफ्रेंड को अप्रोच किया? ये तो अब जान से गया पक्का। ली उसको पूछता है, बताओ किस हाथ से तूने मेरी गर्लफ्रेंड को छूने की गुस्ताखी की? और फिर उसके पास जाता है, उसको धमकी लगाने के लिए बोलता है कि कान खोलकर सुन लो और सबक की तरह रट्टा लगाकर मेरी बातों को याद कर लो कि तुमने आइंदा ऐसा वैसा कुछ किया तो तुझे छू मंतर करके यहाँ से उड़ा दूंगा मैं। और फिर जैसे ही गुस्से से उसे मारने लगता है, तभी तोंग बीच में पड़कर वहाँ आकर बोलती है, इसने दोनों हाथों से तेरी गर्लफ्रेंड को छुआ, बोल बोल अब क्या करेगा तू? अरे बाकी सभी लोग ये सब देखकर बोलते हैं, अबे ये कौन है, पागल हुई है, आग में हाथ डाल रही है। और ली को भी गुस्सा आ जाता है कि अबे तू है कौन? और तोंग के नीचे गिरे स्कॉलरशिप वाले फॉर्म उठाकर देखने लगता है कि किस काली बिल्ली ने आखिर उसका रास्ता काटा। वो जो उधर शाओ से उसकी खैरियत पूछने लगती है, उधर ली उसके फॉर्म से नाम देखकर बोलता है कि अच्छा, काम वाली बाई यानी कि नौकरानी की बेटी है, इसकी हिम्मत कैसे हुई ली के साथ उसके सेम स्कूल में पढ़ेगी। और तोंग को बोलता है कि अभी के अभी उसके स्कूल से बाहर निकल जाए, उसे फिर यहाँ दिखनी नहीं चाहिए। जिसपे वो भी तो आखिर तोंग होती है, आगे से उकड़ कर बोलती है, तू होता कौन है, मुझे स्कूल से निकालने का तुझे कोई अधिकार नहीं है। आखिर तू किस खेत की मूली है, मैं तेरे जैसे को घास भी न डालूं, मैं नहीं जाऊंगी यहाँ से। जिस पर ली उसको बोलता है, तू अभी बच्ची है, उम्र की कच्ची है, तेरे को मालूम नहीं कि किस पेड़ों के छत्ते में हाथ डाल रही है। अरे मैं कौन हूँ, फिक्र न कर, बहुत जल्द मालूम हो जाएगा कि मैं क्या चीज हूँ और कितना हक रखता हूँ। तभी सभी लोग अपनी अपनी क्लासेस में चले जाते हैं। तोंग ब्रेक में अपना लंच बॉक्स खोलती है तो उसे अपने लंच बॉक्स में खाने में ढेर सारे कीड़े बग्स वगैरह दिखते हैं, जिनको देखकर उसे डरते देखकर ली के सभी चीले चमाटे जोर जोर से उसका मजाक बनाने लगते हैं। जब वो क्लास से बाहर निकलती है तो कोई स्टूडेंट्स का बुली ग्रुप आकर उसके ऊपर डस्टबिन खाली कर देते हैं। और बुली ग्रुप की हेड के साथ वो सभी लोग इसको बोलते हैं कि वो एक नैनी काम वाली मौसी की बेटी ही तो है, उसे साफ सफाई का काम तो बहुत अच्छे से आता होगा, तो चल बेटा लग जा अपने काम पर और सारा कचरा साफ कर दे। फिर अपनी क्लासमेट्स के साथ बास्केटबॉल खेलने कोर्ट जाती है और वो सभी लोग इसे बोलते हैं कि आज उसका काम सभी बॉल्स को कलेक्ट करना है, खेलना नहीं। जब वो कुछ बोलने लगती है कि वो क्यों बॉल्स कलेक्ट करे, तो बुली ग्रुप की हेड उसको बोलती है, क्यों तुम कलेक्ट क्यों नहीं कर सकती हो, कहीं की महारानी हो क्या, या फिर हमारी कंट्री की प्राइम मिनिस्टर लगी हुई हो। जिस पर तो तोंग न चाहते हुए भी उनकी बात मानकर तो बॉल्स कलेक्ट करने लगती है और बुली ग्रुप की हेड जानबूझकर उसको बॉल्स मारने लगती है। जिस पर जैसे ही वो उनको कुछ बोलने लगती है तो वो आगे से उसको बोलती है, क्यों बुरा लग रहा है, सब सुनकर बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो अपनी औकात बढ़ाकर इनसे लेवल
लेवल पर आकर बात करे जरा। फिर वो सभी लोग जानबूझकर उसको बार बार बॉल्स मारने लगते हैं जिससे वो नीचे गिर जाती है। तभी शाओ वहाँ आकर उसकी हेल्प करने की कोशिश करता है। बुली ग्रुप को बोलता है कि उनको शर्म आनी चाहिए, जितने ऊंचे बड़े स्कूल में पढ़ती है उतनी ही नीची लो लेवल की सोच है सभी की। बुली ग्रुप की हेड बोलती है कि शाओ की औकात नहीं है इन सब से बात करने की, बड़ा आया इसकी चमचागिरी करने वाला। अरे वो दोनों ये बात बिल्कुल भी ना भूलें कि ये सिर्फ रिच लोगों का स्कूल है, यहाँ उनके जैसे थर्ड क्लास अरे लोगों की जगह नहीं है। शाओ फिर टोंग को बताता है कि उसके लंच को खराब करने और उस पर गार्बेज फेंकने और अभी सबके इसके बाल्स मारने के पीछे मास्टरमाइंड ली है और कोई नहीं। वही ये सब कुछ टोंग से बदला लेने के लिए करवा रहा है और शाओ काफी ज्यादा गिल्टी होता है। उसे लगता है कि टोंग के साथ ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि उसने ली के सामने शाओ की हेल्प करने की हिम्मत जो की थी, जिसपे वो बोलता है कि टोंग शाओ से जो भी बदला लेना चाहती है उसे मंजूर है और उसे इस स्कूल से चले जाने का एडवाइस करता है कि वो यहाँ पर स्टडी नहीं कर सकती है। मगर टोंग बोलती है कि वो यहाँ से कहीं भी नहीं जाएगी, उसे स्कॉलरशिप मिली है, वो यहाँ पर पढ़ने के लिए आई है और देखती है कि किसके बाप में इतनी हिम्मत है कि उसे इस स्कूल से बाहर निकाल गए। फिर वो सीधा टीचर से बात करने के लिए और ली की शिकायत करने के लिए पास जाती है। मगर आगे से टीचर के मुंह से उसे ये सुनकर बड़े वाला धचका लगता है कि ली से टक्कर लेने पर उसकी स्कॉलरशिप कैंसिल हो गई है और ली ने बोला है कि तुम्हें ये अच्छे से बता दिया जाए कि अब पता चला मैं कौन हूँ और कितनी पावर रखता हूँ। यहाँ पे वो अपनी दाल नगलते देखकर तो सैड सी होकर टीचर के पास से वापस चली जाती है। फिर मास्टर ली जब किसी और स्टूडेंट को बुली कर रहा होता है वो भी उसके पास जाती है, जिस पर उसको देखकर बोलता है तो मजा चख लिया, मुझसे टकराने का इंजाम क्या होता है पता चल गया ना। और तेरी औकात बस इतनी है कि तू एक गरीब चुड़ैल है जो अपनी ट्यूशन फी भी अफोर्ड नहीं कर सकती है। जिस पे वो उससे पूछती है मैं अपने बिलबोते पर स्कॉलरशिप पर यहाँ आई हूँ, सिर्फ और सिर्फ सख्त मेहनत करके ग्रेजुएट करना चाहती हूँ, तुम्हें मेरे से प्रॉब्लम क्या है आखिर। वो इसका मजाक उड़ाता है, पढ़ लिख कर क्या करना है, वैसे भी सारी जिंदगी हमारे लिए काम करोगी, हमारे ही डोर पर अपने जूते रगड़ती नजर आओगी, और कितनी भी ऊंची पोस्ट पर क्यों न पहुँच जाओ फिर भी हमारी नौकर ही कहलाओगी, और तुम लाख कोशिश की भी अपनी और मेरी इस किस्मत को नहीं बदल पाओगी। मैं ऑलवेज रिच रहूंगा और तुम वही पुअर की पुअर। तो हम रिच लोगों की दुनिया से दूर रहा करो, तुम्हारी यहाँ कोई जगह नहीं है, तुम सिर्फ और सिर्फ एक कलंक हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें खुद पर, गरीब कहीं की न हो। तो वो जैसे ही कड़वी कसीली सुनाकर जाने लगता है वो पीछे से सेल निकालकर बोलती है क्या ही मजा आएगा कि मैं तुम्हारी सभी बातें और ये थॉट्स इंटरनेट पर अपलोड कर दूं। असल में उसने ली की सभी बातों का रिकॉर्ड कर लिया था। ली को तो अब सच में शौक लगता है सब सुनकर, जिस पर टोंग बोलती है इमेजिन करो कि लाखों लोग तुम्हारी सोच जानकर तेरे जैसे रिच लोगों से और ज्यादा कितनी हेट करने लगेंगे। वो इससे अपना सेल छीनने लगता है मगर टोंग इस पर डोमिनेट कर जाती है कि तू कहीं का होगा बड़ा लीशी, मगर मेरे से भी पंगा इज नॉट चंगा, आगे से अगर जरा सा भी टच किया ना मेरे को तो सीधा मरेगा तू ली के बच्चे। तभी ली उसको जाते देखकर मन में जलता काटता बोलता है टोंग की बच्ची तू मेरी बारी का वेट कर, देख मैं तेरे साथ करता क्या हूँ अब। फिर शाओ उसे उसकी स्कॉलरशिप बचाने के लिए कोई प्लान बताने के बहाने से एक अनजान दूर जगह पर ले जाता है। जब वो उससे पूछती है कि वो यहाँ पर क्यों है और उसे क्या बताने वाले था तो उसको सॉरी करता है कि वो भी बहुत मजबूर है और सेल छीन कर एक तंग सी जगह पर धक्का दे देता है। वो उससे अपना सेल वापस मांगती है तो ली उसका सेल अपने हाथ में लेकर बोलता है कैसा लगा, तो फिर जीत गई क्या, तुम पहली और अब आखिरी बंदी भी होगी जिसने मेरे से पंगा लेने और मेरा रास्ता काटने की हिम्मत की। वो पूछती है आखिर चाहता क्या है उससे, जिस पर उसका सेल अपने पाँव से तोड़ने लगता है और फिर उसके सामने उसको बोलता है उसने सुना है कि उसे तंग और बंद जगहों से डर लगता है, तो अब यहाँ इस जगह पर रहकर अपनी हालत को एंजॉय करेगी और यहीं पर मरे सड़ेगी। वो डोर बंद करके उसको रोता चीखता चलाता और उसकी हालत के मजे लेता उसे अंदर बंद करके चले जाते हैं। फिर बहुत देर के बाद वहाँ कोई और बॉय आकर डोर को ओपन करता है। टोंग की हालत बहुत खराब थी तो उससे हेल्प मांगने लगती
है। फिर वो बॉय उसको अपनी गोद में लेकर बाहर आता है कि टोंग को बचाने वाले बॉय का नाम चीशू होता है। वो इसे अपनी हेल्प करने पर थैंक्स के तौर पर कहीं ट्रीट के लिए लेकर जाती है, मगर चीशू को सिर्फ इंस्टेंट नूडल्स खाते देखकर तो उससे गिला करती है कि मैं तुम्हें कुछ अच्छा सा खिलाने के लिए यहाँ पर लाई हूँ। नूडल्स तो तुम खुद भी खा सकते थे, कोई थोड़ा अच्छा और महंगे वाला ऑर्डर क्यों नहीं करवाया? जिस पर वो बोलता है ये नूडल्स बहुत ही ज्यादा टेस्टी और डिलीशियस हैं। मैंने ऐसे नूडल्स आज से पहले कभी भी अपने गांव में नहीं खाए हैं। टोंग को सुनकर लगता है कि जरूर इसकी फैमिली बहुत ही ज्यादा पुअर और कठिन हालात से गुजर रही होगी। लगता है बेचारा मुझसे भी गया गुजरा है, जिस पर तो अपने नूडल्स भी उसे खाने के लिए दे देती है और वो डिलीशियस डिलीशियस कहकर मजे से खाने लगता है। वही तभी वहाँ पर टोंग की क्लास की बुली गर्ल्स का ग्रुप वहाँ आकर उन पर तंज करती है और शो यालिन बोलती है कि हमने भी ऐसे डिलीशियस नूडल्स कभी नहीं खाए बिकॉज ये गरीबों का खाना है। दोनों कितने गरीब हैं बेचारे। टोंग इनको बोलती है तुम लोग अपनी दौलत को अपने पास संभाल कर रखो, हमें दिखाने की जरूरत नहीं है। और चीशू को वहाँ से ले जाने लगती है कि उनके मुंह लगने का उसका मन नहीं है अभी। मगर शो यालिन अपना पाँव आगे करके तो चीशू को गिराने लगती है, पर टोंग उसे फौरन से संभाल लेती है, मगर चीशू की गिलासेस नीचे गिर जाती हैं। शो यालिन बोलती है उसे ऐसी घटिया सस्ती चीजें देखकर एलर्जी होती है, वो किसी के पास भी ऐसा कुछ देख नहीं सकती है, तो वो ये गरीबों वाली चीजें देखकर बर्दाश्त नहीं कर सकती है और जोर जोर से हंसने लगती है। जिस पे टोंग भी उसको बोलती है कि तू अपनी इंटरनेशनल और ब्रांडेड चीजों को रखा और संभाला करना, दूसरों को बेड़ा गर्क क्यों करती फिर रही हो। जिस पे वो भी टोंग को बोलती है कि इतनी इतरा क्यों रही हो, तुम जिंगचैंग स्कूल में तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ स्कॉलरशिप की बिना पर टिक पाओगी? तुमने मास्टर ली से पंगा लिया है। अगर हम सब लोग चाहे तो 2 मिनट में तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल करेंगे, तुम्हारी औकात नहीं है हमारे साथ यहाँ पर रुकने की। और चीशू पर भी तंज करती है कि दोनों की जोड़ी खूब रहेगी, दोनों ही गरीब जमीन पर रेंगने वाले कीड़े हमारा मुकाबला नहीं कर सकते हो। और फिर चीशू की नीचे गिरी हुई गिलासेस पे अपना पाँव रखकर मजीद तोड़कर इन दोनों को इनकी औकात दिखाकर वहाँ से जाते हुए टोंग उसे सबक सिखाना चाहती थी 2-2 हाथ करके, मगर चीशू उसे रोक देता है कि जाने दो कोई बात नहीं है, और बोलता है कि उसे लगता है ग्लासेस अभी भी कोई जुगाड़ लगाकर तो इनको यूज कर सकता है। उसकी बात सुनकर फिर से वो मन में सोचती है कि बेचारा कितना गरीब है कि टूटी ग्लासेस भी दूर नहीं फेंक सकता है, इनको ही दोबारा से यूज करेगा। अब अगर मैं इसकी जगह होती तो जरूर फेंक देती। जिस पर तो उसे बोलती है कि वो उसको न्यू ग्लासेस लेकर देगी बिकॉज पहले भी उसकी हेल्प करने पर उसे कुछ नहीं दे सकी, जिस पर वो भी उसकी बात मान लेता है और लेने के लिए एग्री कर लेता है। फिर क्लास में सभी गर्ल्स स्कूल पार्टी को लेकर तो बात कर रही होती हैं कि उन्होंने सुना है पार्टी में स्कूल डायरेक्टर का बेटा भी आने वाला है और पार्टी का ओपनिंग डांस भी करेगा किसी गर्ल के साथ। तभी टोंग भी क्लास में आते हुए सब सुनकर जब उनसे पूछती है क्या पार्टी होने वाली है, जिस पर वो बोलती है यस, मगर तुम्हारे पास तो कोई ड्रेस वेस नहीं होगी जाने के लिए। जिस पर वो नो बोलती है कि हाँ उसके पास पार्टी ड्रेस नहीं है, मगर वो पार्टी पर कुछ और अच्छा सा कर सकती है। जिस पर वो सब उसे वहाँ पर जाने से रोकने लगती हैं कि वो रिच लोगों की पार्टी में सिल्क की ड्रेस में टॉट का पेवेंट दिखेगी। तभी बुली ग्रुप की हेड शो यालिन भी वहाँ आकर बोलती है इसके पास पार्टी पर जाने के लिए ड्रेस ही नहीं है तो जाने की बिल्कुल नीयत नहीं है। उसे तंज करती है कि उसे क्या लगा जिंगचैंग स्कूल में हर कोई मुंह उठाकर पढ़ने आ सकता है, और उसे जलाने के लिए बोलती है वैसे भी आज की पार्टी में वो स्कूल के डायरेक्टर के बेटे के साथ ओपनिंग डांस करने वाली है। फिर वो और सभी बाकी गर्ल्स सब सुनकर टोंग के पुअर होने और उसके पास पार्टी ड्रेस न होने का सुनकर तो मजाक बनाने लगती हैं कि पार्टी में असल मजा तो टोंग की इंसल्ट देखकर आएगा। उससे भी पार्टी पर जाने का बहुत ज्यादा शौक होता है, सो वो इन सब की बातें सुनकर तो सैड हो जाती है। फिर पार्टी पर जाने के लिए तो वो एक शॉप पर जाकर पूछती है क्या वो ड्रेस रेंट पर उसे देंगे, मगर स्टाफ बहुत ही बदतमीज और उकड़ू होती है तो टोंग को बोलती है कि वो सिर्फ यहाँ पर सेल आउट करते हैं, रेंट पर नहीं देते, और इसकी इन ड्रेस को देखने की भी औकात नहीं है, ये एक्सपेंसिव है। उसको धक्का मारकर शॉप से बाहर निकाल देती है। तभी चीशू वहाँ आकर उसे वहाँ गिरने से बचाता है और बताता है कि वो उसे ही कब से खोज रहा था, और फिर उसे एक ड्रेस हैंड ओवर करता है जिसे देखकर वो बोलती है ये तो बहुत ही ज्यादा सुंदर ड्रेस है, जिस पे इससे बोलता है अब तो फिर तुम पार्टी पर जा सकती हो ना। फिर टोंग को लगता है कि उसने इस ड्रेस पर बहुत खर्चा कर दिया होगा तो ड्रेस उसे वापस कर देती है कि वो ये
ये ड्रेस नहीं ले सकती है। मगर चीशू जल्दी से ड्रेस की एक्चुअल प्राइस वाली रिसीट छिपाकर बोलता है, नहीं नहीं देखो ये ड्रेस तो बहुत सस्ते में वो सामने वाली रेडी से उसने बाय किया है, ये बिल्कुल भी कीमती नहीं है। फेस को पूछता है कि क्या उसे पार्टी पर जाने का शौक नहीं है, वो वहाँ पर डांस नहीं करना चाहती है, जिसका सोचकर तो टोंग उसका ड्रेस फिर ले लेती है। उसे लगता है कि सच में ड्रेस महंगा नहीं है। बुली ग्रुप की हेड शाओ यालन के पास जाकर उसकी सभी फ्रेंड्स उसके ड्रेस की तारीफ करती हैं और बोलती हैं कि पक्का आज की ओपनिंग डांस तो जरूर शाओ यालन ही डायरेक्टर के बेटे के साथ करेगी। पर तभी वहाँ पर टोंग भी आ जाती है। उसकी इतनी सुंदर ड्रेस देखकर उनको विश्वास नहीं होता कि पहले वाली टोंग ही है क्या, ये तो बिल्कुल अलग ही दिख रही है। और फिर ये देखने के लिए कि ड्रेस उसकी अपनी है या फिर लंडे वाली पहनकर आ गई है, वो दोनों भागकर उसके पास चली जाती हैं। उसके पास जाकर उसके ड्रेस की तारीफ करती हैं कि टोंग इस ड्रेस में बहुत प्रिटी दिख रही है और उसका ड्रेस शाओ यालन से कहीं ज्यादा सुंदर भी है। वो सुनकर सिर्फ मुस्कुराती है और मन में सोचती है कि चीशू कहाँ रह गया है, अभी तक आया क्यों नहीं है आखिर। पर तभी शाओ यालन उसके पास आकर बोलती है, तुम जब हमारे साथ आकर खड़ी हो गई, हमें कितना शर्म आ रहा है तुम्हें देखकर। जब ड्रेस बाय करने की औकात नहीं है तो फिर पार्टी पर क्यों चली आई। वो पूछती है क्या कहना चाहती हो आखिर, जिस पे यालन उससे अपने सेल में कुछ दिखाती है कि जो ड्रेस उसने पहन रखा है वो यहाँ का नहीं बल्कि अब्रॉड के किसी बहुत ही महंगे तरीन ब्रांड का लिमिटेड ऑडिशन का ड्रेस है, जिसकी एक्चुअल प्राइस 2 मिलियन है और सिर्फ एक ही दुनिया में बनाया गया। और इसकी पिक्चर शाओ यालन ने भी मैगजीन में देखी थी। और जाहिर सी बात है कि अब टोंग तो इस ड्रेस को खरीदने से रही, इसकी औकात नहीं है। वो भी इतनी ज्यादा प्राइस सुनकर तो अपने मन में सोचने लगती है कि चीशू भी इतना महंगा ड्रेस तो किसी सूरत में नहीं खरीद सकता है, इसकी तरह महज एक पुअर स्टूडेंट ही तो है। इधर से आसपास के सभी लोग भी उसका मजाक बनाने लग जाते हैं कि कितनी बेशरम लड़की है, सिर्फ रिच लोगों की पार्टी अटेंड करने के शौक से फेक ड्रेस पहनकर सबकी अटेंशन पाने के लिए आ गई है। और ऐसे लगा कि किसी को पता नहीं चलेगा। वो सबको बोलने ही लगती है कि जैसा सब सोच और समझ रहे हैं ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। मगर तभी शाओ यालन उसे बोलती है, इस बेचारी का कसूर नहीं है, क्या करे उसने इन रिच लोगों की दुनिया कभी देखी ही नहीं है। इससे लगा कि सबको पागल बना लेगी। वो इनकी बातों से हट होकर वहाँ से जाने लगती है। तभी चीशू वहाँ आकर उसका हाथ पकड़कर उसे जाने से रोकता है। फिर इनको बोलता है कि तुमने कोई फेक लंडे का ड्रेस नहीं पहन रखा है। शाओ यालन तंज करती है, टॉड अपनी अगली डकलिंग को बचाने के लिए आ गया। चीशू पूछता है जो कुछ बोल रही हो इसका कोई प्रूफ भी तुम्हारे पास है या नहीं। शाओ यालन बोलती है उससे इतना पता है कि इस ब्रांड के हेड ड्रेस के पीछे एक यूनिक एम्ब्रॉयडरी लोगो होता है, जिसे सुनकर टोंग डर कर पीछे हटने लगती है कि कहीं वो पकड़ी ना जाए, सबको पता न चल जाए कि सच में उसने सस्ता ड्रेस पहन रखा है। पर चीशू ने उसका हाथ पकड़ रखा होता है और बोलता है कि अगर ये बात है तो फिर टोंग को पीछे की तरफ घूमने का बोलता है। वो उसकी तरफ देखती है तो उसको बोलता है कि वो उस पर विश्वास रखे। जब वो सब लोग देखती हैं तो उनकी आंखें फटे की फटे ही रह जाती हैं बिकॉज ड्रेस ओरिजिनल होता है और शाओ यालन ने यही वाला सेम ड्रेस मैगजीन में देख रखा होता है। उसे विश्वास ही नहीं होता कि जिस ड्रेस को मैं भी अफोर्ड नहीं कर सकती उसे नौकरानी की बेटी ने कैसे खरीद कर पहन लिया। चीशू तभी सबको बोलता है ये ड्रेस उसने टोंग के लिए खरीदा है। और फिर शाओ यालन के फैमिली बिजनेस के बारे में और उनके गिरते शेयर्स वगैरह को लेकर तो खूब जमाकर उसकी खिंचाई करता है। ये बेचारी को शर्म से सर ही झुकाना पड़ जाता है सबके सामने। अपनी धोती खुलते देखकर तो वो चीशू पर ही चढ़ाई कर देती है कि वो इतना बड़ा महाराजा कहाँ से आया कि इतना महंगा ड्रेस बाय करने वाला, वो भी तो इस नौकरानी की बेटी की तरह एक गरीब स्टूडेंट ही तो है सिर्फ। तभी हॉल की लाइट्स ऑफ करके अनाउंस किया जाता है स्कूल डायरेक्टर के बेटे को ओपनिंग डांस के लिए इनवाइट किया जाता है। सब हैरानगी से देखते हैं कि वो कौन है आखिर। लाइट्स चीशू पर फोकस की जाती हैं। सब देखकर शॉक्ड खड़े रह जाते हैं, क्या ये है। वो टोंग से उसके साथ डांस पार्टनर बनने का पूछता है। तभी डांस करते ही वो उससे पूछती है उसने क्यों बोला था कि ये वर्थलेस कीमती ड्रेस नहीं है, जिस पर बोलता है अगर वो बताता कि ये कितना कीमती है तो वो कभी भी एक्सेप्ट न करती, इसलिए उसे पार्टी पर लाने के लिए उसने झूठ बोला। फिर पूछती है उसने टूटी हुई गिलासेस को फिर से जोड़कर यूज करने का क्यों बोला था। बोलता है बिकॉज वो गिलासेस उसके ग्रैंडपा ने उसे गिफ्ट की थी इसलिए इनको फेंकना नहीं चाहता था। फिर पूछती है मगर उस दिन तुमने ये क्यों बोला था कि इंस्टेंट नूडल्स कभी नहीं खाए हैं। बोलता है मेरे विलेज में सच में मैंने ऐसे नूडल्स कभी नहीं खाए बिकॉज मेरी मॉम ऑलवेज कहती थी कि ये
गंदे होते हैं और इन्हें गरीब लोग खाते हैं। फिर उसे उसके गांव के बारे में पूछने लगती है, जिस पर तो उसको अपनी मुंह में भर कर बोलता है कि हंट दोनों के एक दूसरे की तरफ देखते हुए यूं तो मास्टर ली तिंग के पास अपनी स्कॉलरशिप को बचाने के लिए उससे रिक्वेस्ट करने जाती है, मगर वो अपनी गर्लफ्रेंड वुई वुई के साथ होता है और उसको वहाँ पर देखकर उसकी बातें सुन के तो उसको खूब मजाक बनाने लगता है और पूछता है कि अगर मैं तुम्हें तुम्हारी स्कॉलरशिप वापस कर दूं तो इसके बदले में तुम मुझे सेटिस्फाई कैसे करोगी, मतलब कि तुम मुझे क्या देने वाली हो। और उसे अंदर भी नहीं आने देता है, उधर ही डोर पर रोक देता है। तभी ली की गर्लफ्रेंड वुई वुई अपना लिप ग्लॉस लेकर तो टोंग के फेस पर लगा देती है। जब टोंग उससे पूछती है कि ये क्या कर रही हो तो वुई वुई बोलती है कि वो कलर टेस्ट करना चाहती है कि कौन सा वाला अच्छा है, वैसे उसे पता नहीं चलेगा। टोंग उसको ऐसा करने से रोकती है कि पागल हुई हो क्या। पर वुई वुई तभी ली को आवाज लगाती है, जानू देखो ना, ये मेरे को ऐसा नहीं करने दे रही है। जिस पर ली आगे से टोंग को बोलता है, क्यों स्कॉलरशिप वापस नहीं चाहिए क्या उसे। जिस पर टोंग बेचारी न चाहते हुए भी तो उसको अपने फेस को खराब करने देती है और ली दूर बैठा हुआ चाय को एंजॉय करते हुए खूब मजे लेता रहता है और वही उधर टोंग के सारे फेस को खराब कर देती है। कुछ देर के बाद जब टोंग की बस हो जाती है तो वो वुई वुई को रोक देती है कि बस इतना ही काफी है, मैंने तुम्हें खड़ा होने की जगह दी, पर खड़े होने को छोड़ तुम तो बैठने बल्कि लेटने की जगह बना रही हो। वुई वुई फिर से ली को आवाज लगाने लगती है, पर ली इस बार अपनी गर्लफ्रेंड को वहाँ से चले जाने का कहता है कि बाकी अब वो खुद इससे निपट लेगा। फिर ली टोंग के पास जाकर उससे पूछता है कि लोगों से रिक्वेस्ट इस एटीट्यूड के साथ करती है क्या। वो बोलती है कि तुम हद से गुजर रहे हो। जिस पर बोलता है, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था मुझे गुस्सा दिलाने का मतलब क्या होता है और अब तुम फिर से लिमिट क्रॉस कर रही हो। पर तभी ली को उसके डैड की कॉल आती है जो उसे वार्न करते हैं कि अगली लगने वाली बोली ची फैमिली को किसी सूरत में जीतने नहीं देनी है और ये मौका ली खानदान के हाथों से अगर गया तो ली तिंग को उसकी पॉकेट मनी मतलब क्या खर्चा पानी बंद कर देंगे। वो बेचारा डैड डैड कहता तलमलाता ही रह जाता है, पप्पा तो उसकी बात सुनते नहीं है। फिर टोंग ची फैमिली का नाम सुन के और स्कूल बिल्डिंग का सुनकर बेख्याली में बोलती है, क्या चीशू। तभी ली भी सुन लेता है उसे चीशू का नाम लेते हुए और पूछते है, क्या तुम उसे जानती हो। फिर वो चीशू को स्कूल की लाइब्रेरी में बिल्डिंग प्रपोजल को रेडी करते हुए छुप छुप कर दूर दूर से देखने लगती है। तभी उसे याद आता है कि ली ने उसे यहाँ पर चीशू की बिड रिपोर्ट चुरा कर लाने के लिए भेजा है और उससे बोला कि अगर वो ऐसा करेगी तो फिर ली उसकी स्कॉलरशिप को बचा लेगा और दोनों के बीच सभी गिले शिकवे भी दूर कर देगा। फिर इन दोनों के बीच में कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं रहेगा। मगर वो सोचती है कि चीशू ने उसकी हर बार इतनी ज्यादा हेल्प की है, उसे हर मौके पर बचाया है, वो उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती है आखिर। फिर जब चीशू उठकर इधर उधर जाता है वो जल्दी से जाकर उसकी बिड रिपोर्ट उठाने लगती है, मगर तभी वो वापस आ जाता है और पूछता है कि वो वहाँ पर क्या कर रही है। जिस पर फौरन से बहाना लगा देती है कि नहीं वो तो ये देखने आई थी कि उसकी बिड रिपोर्ट की तैयारी कैसी चल रही है। जिसे सुनकर वो खुश होकर उसे फौरन से बताने लगता है अगर इस बार वो ये बिड जीत गया तो उनकी फैमिली को 8% स्कूल काउंसिल की इक्विटी मिल जाएगी, जिसका मतलब है कि हर फैसले में ची फैमिली को ज्यादा इम्पोर्टेंस दी जाएगी। उसको बोलता है कि इस तरह से तो वो उसकी स्कॉलरशिप के लिए भी कुछ कर पाएगा और बोल पाएगा और जितनी उसने मेहनत की है उसे लगता है कि वो जरूर ही जीतेगा। जिस पर वो सैड सी होकर बोलती है कि ठीक है फिर तुम मेहनत करते रहो और वहाँ से जाने लगती है। मगर वो एक बार फिर से उसे रोककर पूछता है, तुम मेरी रिपोर्ट देखना चाहती हो ना। वो सुनकर शॉक्ड हो जाती है कि नहीं, मगर वो उसको अपनी रिपोर्ट पकड़ा देता है कि ये लो देख लो। फिर ली उसका वहाँ पर स्टेज पर वेट कर रहा होता है। उसे आते देखकर पूछता है, क्या काम हो गया, रिपोर्ट चुरा कर ले आई हो। वो उसे देना नहीं चाहती थी, फौरन से छुपा लेती है, कुछ बहाना करने ही लगती है। तभी ली चीशू को वहाँ आते देखकर आवाज लगाता है। उधर वो टोंग को ली के साथ देखकर हैरानगी से पूछता है, तुम इसके साथ क्या कर रही हो। टोंग अभी कोई बहाना करने ही लगती है कि ली उसको अपने क्लोज करके चीशू को जलाने के लिए बोलता है, क्यों तुम्हें नहीं पता क्या ये गरीब लड़की अब मेरी है। चीशू ये सब सुनकर तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और फिर वो टोंग को पूछता है, मेरे साथ चलोगी, मैं कैंटीन जा रहा हूँ। जिस पर ली फौरन से टोंग को कसकर तो पकड़ लेता है और उसकी तरफ देखता है। तभी टोंग बोलती है, नहीं तुम जाओ, मुझे भी भूख नहीं है। चीशू इन दोनों को अच्छे से साथ में समय बिताने का तंज करके वहाँ से चला जाता है। टोंग अभी चीशू
चीशू के बारे में सोच ही रही थी कि वो क्या सोचेगा कि तभी ली उसके पीछे रिपोर्ट छुपाए खड़े देखकर तो उसे छीन लेता है। वो उससे वापस लेने की बहुत कोशिश करती है मगर वो वापस ही नहीं ले पाती है। तभी ली उसको बोलता है, अगर ऐसे ही मेरी बात मानती रहोगी तो फायदे में रहोगी और मुझे तुमसे कोई शिकायत भी नहीं होगी। फिर वो वाली रिपोर्ट लेकर वहाँ से चला जाता है। रिपोर्ट प्रपोजल लेकर दोनों इकट्ठे हाल में जाते हैं। ली चीशू को देखकर अपने मन में बोलता है कि आज की बिड तो जरूर पक्का मैं ही जीतूंगा, क्योंकि चीशू की बिड रिपोर्ट उसके पास होती है। फिर अनाउंस किया जाता है कि आज की बिड को जीतने वाला नंबर 1 और ली फौरन से खुश हो जाता है और चीशू की तरफ तंज से देखता है कि जरूर इसका नाम ही लिया जाएगा। मगर अनाउंसर बोलता है कि वो है चीफ फैमिली का बेटा चीशू। और ये सुनकर ली की तो पैरों के नीचे से जमीन ही खिंच जाती है। उसको अपने कानों पर विश्वास नहीं होता और बोलता है इम्पॉसिबल, ये कैसे हो गया। इधर चीशू और टोंग दोनों सेलिब्रेट करते हैं। फिर यहीं पर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि असल में चीशू ने ली से बदला लेने के लिए टोंग को उसका साथ देने के लिए सब प्लान कर लिया था। चीशू बोलता है ली को अब उसकी हर बात मानना होगी, पर ली को टोंग पर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है कि इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ गेम खेलने की। चीशू इसको रोकता है, तुम किस किस्म के मर्द हो, एक औरत को ऐसे ट्रीट करते हैं क्या, तुम इस पर हाथ उठाओगे। ली बोलता है तुम इसके और मेरे मामले से दूर रहो, ये हम दोनों के बीच का है। मगर चीशू इसको टोंग पर आग बगोला होते देखकर बोलता है, मैं ही तो तुम्हें रोकूंगा बिकॉज मैं इसकी केयर करता हूँ, मुझे इसकी परवाह है। टोंग को रिव्यू के लिए स्टडी मटेरियल बाय करने के लिए कुछ पैसे चाहिए होते हैं, पर उसके पास पैसे काफी कम होते हैं। तभी उसको कुछ नोट्स ट्रैश बिन पर रखे नजर आते हैं जिनको वो उठा लेती है। दूसरी तरफ चीशू के फ्रेंड्स उसके डैड की उसे गिफ्ट की गई न्यू फेरारी के बारे में पूछ रहे होते हैं। तभी उसके साथ वो बॉय जो कि टोंग का सीनियर भी होता है, शाओ उससे बोलता है कि जब चीशू का दिल इस कार से भर जाएगा तब वो इसको सस्ते में खरीद लेगा। उनके साथ गर्ल शाओ पर टॉन्ट करती है कि सस्ती की चाहिए तो इधर उधर गली से कोई चीप खरीद ले, वेट काहे का करने का। चीशू को तब तक टोंग देखकर जाने लगती है मगर वो जाकर उसे रोककर अपने साथ खाने पर चलने का पूछता है। इससे पहले कि टोंग यस या नो बोलती, शाओ यालन वहाँ आकर टोंग के बजाय बोलती है ये बिल्कुल भी फ्री नहीं है, इसको आज बहुत काम है ना। टोंग भी जल्दी से डरकर अपना हाथ चीशू से छुड़ा कर बोलती है कि वो पहले ही बहुत खाना खा चुकी है, उसका पेट भरा हुआ है, भूख नहीं है। और वो वहाँ से जाने लगती है तो चीशू इसे फिर से रोकता है। तभी उसने जो नोट्स उठाए थे वो छुपा रही थी पर वो नीचे गिर जाते हैं चीशू के उसे पीछे से पकड़ने की वजह से। शाओ देखकर फौरन बोलता है ये तो उसके फेंके गए नोट्स हैं। तभी चीशू शाओ को चुप करवाने लगता है कि वो क्या बात कर रहा है। तो चीशू से पूछती है कि वो उसे क्या बात करना चाहता है। तभी चीशू उससे अपने बर्थडे पर आने के लिए इनवाइट करता है कि वो चाहता है कि वो भी वहाँ पर पार्टिसिपेट करे। पर शाओ यालिन के टोंग के पेट में चक्की काटती है जिस पर टोंग गुस्से से बोलती है इसके पास समय बिल्कुल नहीं है। तो फिर चीशू इसे परेशान न करे और वहाँ से भाग जाती है। वो इसे पीछे से रोकता ही रह जाता है। आगे जाकर टोंग को याद आता है कि अपने मोम की जगह जब वो किसी के घर पर काम करने गई थी तो वो घर असल में शाओ यालिन का था जहाँ दोनों की एक दूसरे से टक्कर हो गई थी। उसने टोंग के सेल पर चीशू की कॉल आते देख कर तो उससे सेल छीन लिया था और बोलती है कि वाह नुकरानी की बेटी स्कूल डायरेक्टर के बेटे को फंसाने के लिए डोरे डाल रही है और उसका सेल पानी में फेंक देती है। फिर बोलती है कि उसने सुना है कि लोगों के घरों में काम करके पेट पूजा करते हैं वो पूरी फैमिली, अगर वो ये जॉब इनसे छीन ले तो वो लोग सड़कों पर ट्रैश की बास्केट साफ करते पेट की आग बुझाते मिलेंगे। अगर वो अपनी मोम की जॉब बचाना चाहती है तो आगे से चीशू से दूर रहेगी और उससे कोई बात नहीं करेगी। और वो शाओ यालिन की धमकी की वजह से चीशू से दूरी बना रही होती है। वो अपनी जॉब पर स्नूकर क्लब में जाती है जहाँ दो गुंडे बदमाश लड़के बॉल्स इकट्ठे करने के बहाने से टोंग को पास बुलाते हैं और उसकी गंदी पिक्स बना लेते हैं। वही तभी ली वहाँ आकर उनके हाथ पर जोर से डंडा मारकर दूर करता है कि बेशरम न हो। तो टोंग देखकर इनको मुंह पर थप्पड़ मारती है जिस पर बदमाश लड़के को गुस्सा आ जाता है और वो टोंग को मारने लगता है मगर ली उसको बचाता है। पर तभी दूसरा वाला रिंग उठाकर तो ली के सर पर मार जाता है जिससे ली को चोट लग जाती है। और टोंग ली के सर पर चोट देखकर बोलती है अबे ली के बच्चे तुम पागल हो गए हो क्या, तुमने मुझे बचाने के लिए खुद चोट क्यों खा ली। उधर दोनों बदमाश लड़के वहाँ से भाग जाते हैं सब देख कर। उधर शाओ यालिन चीशू को भी स्नूकर क्लब में लाती है जिस पर वो पूछता है अबे तुम मुझे यहाँ पर क्यों लाई हो, मैं तो टोंग को खोज रहा हूँ। जिस पर शाओ यालिन चालाकू मासी उसको तभी सामने इशारा करती है कि वो रही तेरी
लैला उसे सामने देखकर लगता है कि ली और तोंग किसी कर रहे हैं, मगर एक्चुअल में वो ली के सर पे बैंडेड कर रही होती है। फिर ली से वो पूछती है कि ये तुम ही थे ना जिसने मुझे बुली किया, और अब मेरी इतनी हेल्प करने की कोई खास वजह जान सकती हूँ क्या, या फिर ये तुम्हारी कोई और न्यू चाल है जिस पे कोई ट्रिक खेल रहे हो क्या। पर चलो खैर, आज की हेल्प के लिए तुम्हारा थैंक। और इसको अपनी तरफ से प्रॉमिस करती है कि आई होप सो हम फिर से कुएं के पानी को गंदा नहीं करेंगे, मतलब कि फिर से कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। वो उसको जाते देखकर पकड़कर घुमाता है और उसके क्लोज होकर बोलता है खाली खुली थैंक्स नहीं चलेगा, ली की दुकान पर तुम्हें मुझे किसी और चीज के लिए प्रॉमिस करना होगा। वो पूछती है और वो क्या। पर तभी चीशू दोनों के कबाब की हड्डी बनकर इनको डिस्टर्ब करता है। और वो तोंग को बोलता है कि इस सब के लिए तुमने मुझे नो बोला कि तुम्हारे पास समय नहीं है। शाओ यालिन तभी जल्दी पर तेल डालने की कोशिश करती है कि वैसे वो ली के साथ इस नौकरानी की बेटी को एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। चीशू नाराज होकर गुस्से से वहाँ से जाने लगता है। तोंग उसे आवाज लगाने ही लगती है कि शाओ यालिन उसके सामने आकर दीवारें चीन बनते हुए धमकी लगाती है कि ठंडी रहे, वरना तुम्हें पता है कि स्कॉलरशिप को बचाने के लिए फिर रोड से कूड़ा इकट्ठा करना पड़ेगा। अगर चीशू से चिपका चिपकी की तो। उधर शाओ यालिन को तोंग को धमकी लगाते देखकर पीछे से ली उनकी बातें सुनकर मुस्कुराता है, बिकॉज उसका काम बनता, भाड़ में जाती बाकी जनता। तोंग स्कूल में चीशू को हेलो हाय करने लगती है, पर वो उसको इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। वो सैड सी मन में सोचती है अच्छा है, वो फौरन समझ गया हम दोनों की दुनिया अलग अलग है। मगर तभी चीशू वहाँ आकर उसको पीछे से आते बॉय के हाथ में उठाए हुए बॉक्सेस से हर्ट होने से बचाता है और पूछता है कि इससे खुद का ख्याल रखना नहीं आता है क्या। तभी वो बोलती है कि वो अभी उसके बारे में सोच रही थी। तभी वो इसे एक न्यू जॉब के बारे में बताता है जो इसके लिए उसने खोजी थी, और बताता है कि इस न्यू जॉब में अभी वाली जॉब से 3 to 4 गुना सैलरी ज्यादा मिलेगी। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, तुम्हें इस जगह पर ली मनहूस का भी सामना नहीं करना पड़ेगा। वो जल्दी से बोलती है मेरा ऐसे कुछ लेना देना नहीं है, जिस पे वो उसको बोलता है मुझे कुछ नहीं पता, बस हमें नेक्स्ट वीक मेरी बर्थडे पर हर सूरत में आना है, और जॉब भी परमानेंट नहीं बल्कि पार्ट टाइम जॉब है, तो कोई बहाना नहीं सुनूंगा। तभी उसे यालिन की धमकी याद आने लगती है, मगर अब इसे परवाह नहीं थी। सोचती है कि वो जॉब हाथ से चली भी गई तो क्या, अब इसके पास एक न्यू जॉब है, और चीशू से उसके बर्थडे पर आने का प्रॉमिस कर लेती है। यालिन दूर से सब सुनते हुए जलती रहती है। तभी ली वहाँ आकर उसको बोलता है टेक इट इजी ब्रो, अभी तो पूरा शो बाकी है, आगे आगे देखो करता हूँ क्या मैं। फिर सभी लोग चीशू की बर्थडे पर होते हैं और उसको विश करते रहते हैं, पर उसकी नजरें तो तोंग को खोज रही होती हैं। फिर जब वो वहाँ पर आ जाती है तभी भागकर उसके पास जाता है और उसकी तारीफ करता है कि वो बहुत सुंदर दिख रही है। तभी वो जो उसके लिए बाय करके लाती है गिफ्ट, वो उसको विश के साथ दे देती है। तभी चीशू उसे कुछ बोलने लगता है, कन्फेस करने लगता है, पर तभी माइक के कान फाड़ने वाली आवाज आती है और वो जब मुड़कर देखते हैं ली वहाँ आकर बोलता है चीशू तुमने तो मुझे इनवाइट नहीं किया, जिस पर वो भी नीचे से बोलता है नहीं किया, पर तुम टपक तो पड़े हो ना फिर भी। तभी तोंग मन में सोचती है ये यहाँ पर क्या करने आया है आखिर, जिस पर ली ऊपर से बोलता है मैं चीशू को बहुत बड़ा गिफ्ट देने आया हूँ। तभी हॉल की सभी लाइट्स ऑफ हो जाती हैं, सब लोग इधर उधर भागने लगते हैं। ली वहाँ फौरन से आकर तोंग को पकड़कर स्टेज पर ले जाता है और उसे एक किस कर लेता है। तभी चीशू हैरानगी से देखता ही रह जाता है और मन में सोचता है कमीने इंसान। और ऊपर से ली अपने लिप्स को साफ करते हुए बोलता है तो कैसा लगा मेरा गिफ्ट, जरूर अच्छा लगा होगा ना, है ना। तोंग की एक फ्रेंड एक दूसरी लड़की को तोंग समझकर उसको पीछे से बुला रही होती है, फिर तभी तोंग पीछे से आकर उसके पास आ जाती है। उसकी फ्रेंड हैरानगी से बोलती है तुम दोनों तो एक दूसरे की डिट्टो कॉपी लग रही हो। तोंग भी देखती है सामने खड़ी गर्ल वाकई बिल्कुल उसके जैसे ही दिख रही होती है। फिर इससे पहले कि दोनों कोई बात करती, सामने से एक आती हुई गर्ल हेल्प के लिए आवाज लगाती है और ये दोनों ही साथ में भागकर उसे बचाने जाती हैं, मगर फिर एक दूसरे से टकराती हैं और धड़ाम से गिर जाती हैं। फिर स्कूल डिस्पेंसरी में होती हैं। तोंग की फ्रेंड देखती है कि उसके काफी चोट लगी है हाथ पर और फ्रैक्चर हो गया है। तोंग की फ्रेंड उससे चीशू के बारे में पूछती है कि वो तोंग के साथ आखिर क्यों नहीं है, मगर तभी दोनों अंदर से उस दूसरी गर्ल की किसी और के साथ बात करते हुए सुनती हैं, जो कि अपने गिरने का सारा ब्लेम तोंग का नाम लिए बिना उस पर डाल रही होती है कि वो दूसरी वाली गर्ल बिल्कुल अंधी थी और उससे आकर अचानक टकरा गई और उसे काफी चोट लगी है। तोंग तभी उसको
करारा जवाब देने के लिए कर्टन हटाकर देखती है, पर सामने चीशू ने इस गर्ल को कंफर्ट कर रखा होता है, जिसे देखकर तोंग को पूछता है वो यहाँ क्या कर रही है। तोंग गुस्से से बोलती है ये लड़की मुझे अंधा कह रही थी ना, और सारा ब्लेम भी मेरे पर डाल रही है। तभी वो दूसरी वाली गर्ल चीशू को पूछती है कि ये तोंग कौन है, जिस पर चीशू भागकर उसके पास जाकर खड़े होते हुए बोलता है ये उसकी न्यू गर्लफ्रेंड यू तोंग है। फिर उस गर्ल के बारे में भी बताता रहता है कि ये शाओ यिन है जो कि अभी अभी बाहर से चाइना वापस आई है। यिन तोंग को देखकर चीशू की चॉइस की तारीफ करती है कि गर्लफ्रेंड तो बहुत ही प्यारी चुनी है। तोंग को जलाने के लिए बोलती है कि तुम्हें भी मुझे और चीशू को देखकर जरूर मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी ना, पर तोंग को उसकी बात समझ नहीं आती। जब पूछती है तो यिन फौरन से भूख लगने का बहाना करती है और तोंग का हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाने लगती है कि चलो तुम्हें हमारी सीक्रेट जगह दिखाते हैं। वहाँ जाकर खुद जल्दी से चीशू के साथ चिपक कर बैठ जाती है। तोंग मुंह बनाकर अलग सामने वाली सीट पर बैठ जाती है और चीशू उसे मेन्यू देते हुए अपने लिए कुछ सिलेक्ट करने का जब बोलता है और तोंग के मेन्यू कार्ड देखते हुए तभी यिन तोंग को तंज करती है, हाँ तुम देख लो, हम दोनों तो यहाँ पर रेगुलर आते रहते हैं, सब कुछ याद हो चुका है। तभी तोंग अपने लिए पीनट वाला कुछ चूज करती है तो यिन जल्दी से बोलती है चिच चिच, उसे नहीं पता है क्या चीशू को पीनट से एलर्जी है, और चीशू के साथ अपने पास्ट की बातें लेकर बैठ जाती है कि कैसे एक बार उसे पीनट की वजह से एलर्जी हो गई थी और इसका पूरे का पूरा फेस रेड हो गया था। तभी चीशू बोलता है हाँ पर उस समय मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सका था बिकॉज मैं बाथरूम में था। असल में यिन तोंग को दिखाना और जलाना चाहती होती है कि वो चीशू के कितने क्लोज है। तोंग को भी चीशू को यिन के साथ चिपक कर मजे लेकर बातें करते देखकर तो काफी गुस्सा आ जाता है और फिर ऊपर से सारी कसर वो दोनों खुद ही पूरी कर देते हैं कि मस्ती में ड्रिंक तोंग के ड्रेस पर गिर जाती है, जिस पे वो गुस्से से बाथरूम चली जाती है और यिन भी वहाँ उसके पास पीछे पहुँच जाती है और उसको बोलती है मैं सिर्फ 2 ईयर के लिए बाहर क्या गई कि चीशू ने मेरी जगह किसी और को चुन लिया, मुझे उम्मीद नहीं थी वैसे। और फिर बोलती है कि तुम तो डिट्टो सर से लेकर पाँव तक मेरी कॉपी हो, मेरा हेयर स्टाइल और ड्रेसिंग स्टाइल भी तुमने चुरा लिया है। तो क्या चीशू ने तुम्हें इस सब के बारे में बताया था या फिर उस पर डोरे डालने के लिए तुमने ये सब खुद से सीखा है? जिस पर तोंग उससे बोलती है साफ साफ बताना जरा तुम कहना क्या चाहती हो, जिस पे वो बोलती है उसे क्या लगता है चीशू उसे लाइक करता है? नहीं, बल्कि सच ये है कि उसने तुम्हें मेरी वजह से गर्लफ्रेंड बनाया बिकॉज उसे तुम में मेरी झलक दिखती है। तोंग भी इसको गुस्से से बोलती है जो भी बोलो अब फायदा नहीं है, मैं अब चीशू की गर्लफ्रेंड हूँ तो आगे से तुम चीशू से सिर्फ दोस्तों की तरह जरा फासला रखकर मिला करो और इन सभी बातों को अच्छे से अपने माइंड में बिठा लेना। और वहाँ से चली जाती है। फिर अगले सीन में चीशू से पूछती है कि वो इसे आर्ट एग्जीबिशन में क्यों लाया है, जिस पे उसे बताता है कि वो कभी यहाँ पर आई नहीं है ना। और फिर चीशू ने काफी सर्च के बाद उसकी फेवरेट पेंटिंग को यहाँ पर देखा तो उसे दिखाने के लिए लाया है। और तभी वहाँ पर यिन आ जाती है जिसे देखकर तोंग चिढ़कर पूछती है ये यहाँ क्या कर रही है, क्या तुमने बुलाया है? और वो दूर खड़े हुए चीशू को बोलती है उसे अपना एग्रीमेंट अभी तक याद है। फिर तभी वहाँ पर आकर एक पर्सन यिन और चीशू की 2 ईयर पहले पिक दिखाकर इनको बताता है कि इस समय चीशू कन्फेस करने में नाकाम रहा था और उसने इस जगह पर प्रॉमिस किया था कि वो कभी गिव अप नहीं करेगा और 2 ईयर बाद सेम डे अपनी न्यू गर्लफ्रेंड के साथ यहाँ पर आएगा। फिर यिन से पूछता है क्या वो चीशू को छोड़ने पर रिग्रेट कर रही है? वो बोलती है हाँ, चीशू को छोड़ने पर पछतावा है उसे। वो पर्सन बोलता है तोंग यिन की तरह दिख रही है तो क्या ये उसकी बहन है? जिसको सुनकर तो यिन तो स्माइल करती है, उसका काम हो गया था बिकॉज वो किसी भी तरह से तोंग को हिमलेट करना चाहती थी। मगर ये सब सुनकर तोंग को गुस्सा आ जाता है। वो चीशू को बोलती है मैं समझ गई उसके दिल में अभी भी यिन है और इसे यिन की कमी पूरी करने के लिए उसकी जगह पर अपनी गर्लफ्रेंड बनाया और उसकी कोई भी फिर बात सुने बिना ब्रेकअप करके वहाँ से चली जाती है। फिर तोंग बाद में चीशू से ब्रेकअप पे खुद को समझा रही होती है कि वो इसके लिए नहीं था और इन दोनों की दुनिया अलग है और वैसे भी उसने एक सब्स्टिट्यूट के तौर पर इसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाया था। तभी सामने से चीशू को और यिन को साथ आते देखकर उनके पास से गुजरती 2 गर्ल्स तोंग पर जुमले कसती हैं कि उन्होंने सुना है चीशू ने इसे छोड़ दिया, वैसे भी छोड़ता क्यों नहीं, आखिर रिच लोग रिच लोगों को ही तो जजते हैं। तभी चीशू सुनकर उनको अपना मुंह बंद रखने को बोलता है मगर तोंग उसको अपने काम से काम रखने को बोलती है कि ये अब तुम्हारा मैटर नहीं है। फिर यिन तोंग को तंज करती है कि वाह उसने न्यू हेयर स्टाइल बनाकर बहुत अच्छा किया, ये उस पर सूट भी कर रहा है। और फिर वैसे भी अब चीशू कभी भी तोंग को यिन नहीं
समझेगा। मगर तभी ली वहाँ आकर टोंग को अपने क्लोज करके तो यिन को बोलता है, तुम अपना मुंह धोकर रखो, तुम कोई बहुत ही ज्यादा सुंदर परी नहीं हो, बल्कि सच ये है कि मेरी गर्लफ्रेंड के बालों में लगी हुई हेयर एक्सटेंशन से भी तुम्हारी वैल्यू कम है। और वो सभी के सभी उसे टोंग को अपनी गर्लफ्रेंड बोलते सुन गई। टोंग को यिन जब बोलती है कि उसने न्यू हेयर स्टाइल चेंज करके बहुत अच्छा किया, अब चीचू उसे कभी यिन नहीं समझेगा। ली आके टोंग को क्लोज करके तो यिन को बोलता है कि वो बकवास बंद करे, उसकी वैल्यू तो टोंग के बालों में लगे हेयर एक्सटेंशन से भी कम है। और टोंग को अपनी गर्लफ्रेंड बुलाता है। फिर टोंग जिस जगह काम कर रही होती है, यिन वहाँ जाकर टोंग को पूल में गिराने के लिए धक्का मारती है, मगर वो तो ली वहाँ आकर उसे गिरने से बचा लेता है। यिन तभी चीचू को वहाँ आते देखकर भागकर उसके पास जाकर बोलती है, देखो तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड ने कितनी जल्दी ड्रेस की तरफ बॉयफ्रेंड बदला है। तभी टोंग को काफी बुरा लगता है, तो ली यिन को गुस्से से बोलता है, तू रुक जरा, मैं तेरे को मजा चखाता हूँ, तुझे दूसरों को धक्के मारना बहुत अच्छा लगता है ना। मगर चीचू बोलता है कि ली यिन को हाथ लगा के तो देखे। मामला खराब होते देखकर टोंग ली को रोकती है, जाने दो। फिर उसे वहाँ से अलग ले जाकर पूछती है, उसने इसे अपनी गर्लफ्रेंड क्यों बोला। वैसे छेड़ते हुए कहता है, तुम क्यूट बहुत हो। फिर तुम भी तो चुप थी ना, मतलब कि तुम भी यही चाहती थी। जिस पर वो नो बोलती है। फिर उसे कहता है कि वो बिल्कुल भी ना डरे, ली जो बोलता है वो करता है और जो नहीं बोलता वो डेफिनेटली करता है। अब उसका बॉयफ्रेंड बोला तो बॉयफ्रेंड बनकर भी दिखाएगा। टोंग एक कैफे में काम कर रही होती है, तभी ली वहाँ उसके पास आकर उसकी हेल्प करवाने लगता है। वो उसके वहाँ आने की वजह पूछती है तो बोलता है कि उसे मिस कर रहा था, अपनी गर्लफ्रेंड को मिलने और आंखें ठंडी करने आया है। तभी यिन वहाँ पर आते हुए चीचू के कान भरते हुए कहती है, देखो वेटर कितने कामचोर हैं, काम वाम छोड़कर लव की पींगे चढ़ा रहे हैं। जिसको सुनकर ली यिन को करारा जवाब देता है कि ये उसके बाप का रेस्टोरेंट नहीं है, जिसका दिल करता है वो खाने के लिए आए, जिसे अच्छा नहीं लगता है डोर वो सामने है, वो बाहर जा सकता है। तभी चीचू मामले को खराब होते देखकर यिन को चुप करके वहाँ आराम से बैठ जाने का बोलता है। फिर यिन टोंग को बोलती है कि वो मेन्यू बहुत देर के बाद लेकर आई है, वो इसके लिए कंप्लेन करेगी। तभी ली वहाँ आकर टोंग के हाथों से मेन्यू लेकर जोर से टेबल पर मारकर पूछता है कि आखिर वो क्या खाना पसंद करेगी। यिन उसको बोलती है, किस लहजे में मुझसे बात कर रहे हो, क्या एटीट्यूड है तुम्हारा। ली बोलता है, तुम किस तरह का सुनना चाहोगी, मैं उस तरह का एटीट्यूड बना लूंगा, तो मैं बिल्कुल वैसा ही ट्रीट करूंगा। तभी ली की एक्स गर्लफ्रेंड वहाँ पर आकर उससे चिपकने लगती है कि कब से उसने उसे देखा नहीं और उसके साथ रात के खाने पर चलने का पूछती है। तभी ली टोंग को उसे देखते पाकर तो उसे दूर करता है कि चल फुट ले इधर से, मेरी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है। तभी दूर बैठा लड़का सब देखकर और सुनकर तो ली को बोलता है, अपना हाथ हौला रखो, गर्ल्स से ऐसे बात नहीं करते हैं। तभी ली बोलता है, फिक्र न करो, मैं अपने वाली के साथ बहुत अच्छा हूँ और इसका अच्छे से ख्याल करता हूँ, दूसरे लोगों की तरह नहीं हूँ। वो चीशू पर तंज कर रहा होता है। इधर यिन चीशू को टेनिस क्लब के लिए साइन अप करने के लिए मनाने लगती है और फिर उसे जानबूझकर 2 ईयर पहले का याद दिलाती है कि कैसे वो दोनों स्कूल टेनिस की बेस्ट टीम के बेस्ट प्लेयर हुआ करते थे, अब भी दोनों वैसे ही खेल सकते हैं। और टोंग पर तंज करती है कि दूसरे लोगों की तरह थोड़ी ना है जिनको कुछ भी नहीं आता है। ली को भी ऑफर करते हैं कि डबल टीम बनाकर तो खेलते हैं, जिस पे वो मुंह बनाकर बोलता है, ये तो बच्चों की गेम है, खेलना ही है तो मेरे साथ गैम्बलिंग करो ना, एक शर्त लगाते हैं। यिन फौरन से मान जाती है, क्या शर्त है। ली बोलता है, जो भी गेम हारेगा उसको स्कूल छोड़कर जाना होगा। टोंग खेलना नहीं चाहती थी मगर ली उसे चुप करवा देता है। दोनों ही पार्टियां एग्री कर लेती हैं, यिन और चीशू भी मान जाते हैं। फिर अगले रोज सब लोग कोर्ट पहुंच जाते हैं और एक दूसरे के सामने काफी ज्यादा टशन दिखाते रहते हैं। फिर यिन खुराफाती दिमाग में टोंग को पिटने का जो प्लान बनाकर आई थी, गेम स्टार्ट करते ही ये रख कर टोंग को बॉल्स मारती है। ली और चीशू को बारी ही नहीं मिल रही थी और टोंग को खेलना नहीं आता होता, सो ढेर सारी बॉल्स खाकर गिर जाती है। ली उसको देखता है, चीशू भी भागकर उसके पास जाना चाहता था पर ली को उसके पास देखकर तो रुक जाता है और ली देख रहा होता है कि टोंग को चोट तो नहीं लगी कहीं। पर यिन के सीने में काफी ठंड पड़ चुकी होती है। फिर टोंग उठकर उसको बोलती है वो बॉल से खेलने आई है या फिर इंसानों से, कि टोंग को ही बॉल समझकर धोकर रख दिया है। यिन उस पर तंज करने लगती है, उसे खेलना नहीं आता तो वो क्या कर सकती है, खुद को बचाती ना, वगैरह वगैरह। ली सब सुनकर बोलता है, अच्छा तो तुम इस तरह खेलती हो, ऐसे खेलना पसंद करती हो तो फिर ठीक है मेरे साथ खेलो। पर टोंग को बोलता है, तुम सिर्फ मेरे पीछे रहोगी और बिल्कुल नहीं खेलोगी, अब देखो तमाशा मैं करता क्या हूँ। फिर ली की बारी आते ही ली एक एक करके टोंग का पूरा फुल बदला चुकाता है। यिन को इतनी
बॉल्स मारता है कि चीशू भी यिन को नहीं बचा पाता है और यिन का मार खा खा कर भी दिमाग ठिकाने पर नहीं आता है और फिर लास्ट पर आकर चीशू यिन को धक्का मारते हुए पीछे करता है और खुद ली के साथ खेलना स्टार्ट कर देता है। मगर चीशू की भी बस हो जाती है, वो भी उसके सामने नहीं टिक पाता है और फिर ली ऐलान करता है कि उनकी टीम विन कर चुकी है। तोंग बहुत हैप्पी होती है। ली उसके हाथ पर फ्रैक्चर के लिए मेडिसिन लेने चला जाता है। उसके बाद चीशू भी उसके पास उसका हाथ देखने के लिए जाता है और उसके ओके होने को पुण्य लगता है। मगर तोंग उसे खुद को दूर जाने को बोलती है कि उसकी केयर करने वाला कोई और है जो उसके लिए मेडिसिन लेने गया है, तो वो फिक्र न करे। और फिर उसको बोलता है ली अच्छा लड़का नहीं है, उसके साथ खेल रहा है। तोंग को सुनकर गुस्सा आ जाता है कि जो भी है पर तुमसे तो काफी अच्छा है, उसके लिए कम से कम मैं तोंग तो हूँ ना, किसी और की जगह पर तो उसने मुझे गर्लफ्रेंड नहीं बनाया। फिर यिन को वहाँ आते देखकर अपना सामान लेकर तो जाने लगती है। चीशू को यिन पर काफी ज्यादा गुस्सा था। जब उसको चिपने लगती है तो उसको खुद से दूर करता है। जब उसको 2 ईयर पहले ही छोड़कर चली गई थी तब से ही उसके लिए चीशू की कोई वैल्यू नहीं है और अब से आइंदा से उसके करीब मत फटका करे, उससे फासला रखा करे। फिर तभी तोंग को खड़े हुए ली का वेट करते देखकर यिन देख लेती है, जिससे तो वो तोंग से बदला लेने के लिए खराफाती आइडिया लगाती है और उसके पीछे लगी हुई कबर्ड पर रखे बॉक्स को अपने पांव से गिरा देती है। तभी ली वहाँ आते हुए ये सब देखकर तोंग को बचाने के लिए वहाँ से भागता है। मगर जब सीन चेंज होता है तो वो बेचारा जो कि बॉक्स खाकर अपना हाथ तोड़वाकर दूर बैठा था, देखता है तोंग के पास तो चीशू ऑलरेडी पहुँच चुका है और उसकी हाल अहवाल पूछ रहा है। मतलब कि अब तोंग को लगेगा कि चीशू ने उसे शायद बचाया है, जिसे लेकर तो ली को काफी गुस्सा आता है और गुस्से में उनकी तरफ उठकर जाता है। तोंग अपनी कुलीग के साथ होती है तो ली वहाँ आ जाता है और वो इससे पूछने आता है कि उसने किसके सेल से उसे कल रात कॉल की थी। तब तोंग क्लियर करती है कि किसी बॉय का सेल उसने यूज नहीं किया, उसने अपने साथ वाली कुलीग से सेल लिया था और वो गर्ल भी यस बोलती है। तो ली दोनों को सॉरी कर लेता है कि उसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी और फिर तोंग को काम के बाद आकर यहाँ से ले जाने का बोलकर वहाँ से चला जाता है। तभी उसकी कुलीग हैरान थी कि उसके बॉयफ्रेंड को उसकी लोकेशन आखिर कैसे पता चली। तोंग बताती है कि ली ने उसके सेल में लोकेशन ट्रेसर लगा रखा है, अगर कुछ भी हो तो मुझे फौरन प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ आ सके। उसकी कुलीग को अच्छा नहीं लगता कि इसकी जरूरत तो नहीं है, उससे दूर और केयरफुल रहा करो। मगर तोंग बोलती है पर वो मुझे प्रोटेक्शन देना चाहता है, वो बहुत ही केयरिंग है, तुम उसे जानती नहीं हो ना। फिर ली स्कूल में तोंग के लिए फ्लावर्स लेकर आ जाता है। वो इसकी वजह पूछती है तो बोलता है उसे लाइक करता है, यही वजह काफी नहीं है क्या, जिस पर वो भी हैप्पी हो जाती है। तोंग अपने किसी नेक्स्ट वीक पार्टी वार्टी के लिए ड्रेस सिलेक्ट करते हुए ली से पूछती है कि कैसा है। तभी वो उठकर उसे एक एक्सपेंसिव ड्रेस पकड़ाता है कि आज से उसके सभी ड्रेसेस के लिए वो पे किया करेगा, वो फिक्र न करे, बिकॉज वो चाहता है कि उसकी गर्लफ्रेंड सबसे सुंदर दिखनी चाहिए। फिर तोंग देखती है अपनी क्लास में कि उसके सेल से काफी सारे क्लासमेट्स और टीचर्स के सेल नंबर गायब हैं। ली ने सभी नंबर डिलीट कर दिए होते हैं कि वैसे भी ग्रेजुएशन के बाद उसे इन सब लोगों की नीड नहीं पड़ेगी, वो इसके लिए अनइम्पोर्टेंट है, वो अकेला ही उसके लिए काफी होगा। तोंग को एक बॉय के साथ हंसकर बात करते देखकर ली को बहुत गुस्सा आ जाता है। उसके पास जाकर पूछता है कि वो कौन था। वो बताती है कि उसका हाई स्कूल का एक पुराना क्लास फेलो था और दोनों सिर्फ दोबारा मिलने पर एक दूसरे से अच्छे से बात कर रहे थे बस। जिस पर ली बोलता है वो अभी भी उसकी बात नहीं सुन रही है, उसे इसका किसी और से बात करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और उस बॉय की दी हुई कॉफी को भी ट्रैश बिन में फेंक देता है कि वो उसे न्यू लेकर देगा। फिर एलिवेटर खराब होने की वजह से तोंग का एक सीनियर और उसका फ्रेंड शाओ उसकी बुक्स उठवाने में हेल्प करता है, जिस पर वो थैंक्स के तौर पर उसे फेस साफ करने के लिए टिश्यू देने लगती है। और तभी ली गुस्से में आकर उसका हाथ झटक देता है कि ये सब क्या चल रहा है। उसे लगता है कि बुक्स का बहाना मारकर शाओ के साथ वो फ्लर्ट कर रही थी, चस्के मार रही है। वो इसे क्लियर करने की कोशिश करती है जैसा वो समझ रहा है वैसा कुछ भी नहीं है, मगर ली सुनकर भी दोनों की बात का विश्वास बिल्कुल भी नहीं करता है। तोंग बोलती है ये उसका सिर्फ सीनियर और नेबर है और उसकी हेल्प कर रहा था, मगर ली का दिमाग घूमा खड़ा था। बोलता है इसे कुछ और ही सीन लगता है दोनों के बीच में। शाओ को भी सुनकर गुस्सा आ जाता है कि पगला गया है, जाकर अपने दिमाग का इलाज करवाए। ये सुनकर तो ली को और गुस्सा आने लगता है और उसे जाते देखकर बोलता है रुक जरा, भाग किधर रहा है, मैं तेरे को बताता हूँ। तोंग उसे बोलती है उसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। ली बोलता है जिस तरह वो तेरे को घूर रहा था मुझे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हुई, मैं समझ गया कि तुम उसकी इतनी साइड क्यों ले रही हो, तुमने ही इस सब की पहल की होगी ना, तभी तो मेरी बात भी नहीं सुन रही हो। इससे पहले कि वो कुछ बोलती और गुस्से में उसे उसकी औकात याद दिला देता है कि ली अगर उसके साथ न होता तो कोई उससे बात करना भी पसंद न करता, कोई उसे मुंह ही न लगाता। तोंग की हैसियत ही क्या है उसके बिना, और धक्का मारकर बोलता है कि उसके साथ नहीं रहना चाहता, वो उस काबिल ही नहीं है। वो भी उससे ब्रेकअप का बोलकर वहाँ
से भागकर छुप जाती है। वो उसके पीछे पीछे ढूंढता हुआ वहाँ आ जाता है और बोलता है कि उससे बहुत रूड बात की है, उसने इसके लिए सॉरी फील कर रहा है। उसकी एक बार बात सुन ले, सामने आ जाए, मगर तोंग छुपी रहती है। वो बार बार उसको बाहर बुलाता रहता है। तोंग को उसकी सभी कड़वी कसीली बातें याद आने लगती हैं। फिर डर कर उसके हाथ से सेल गिर जाता है। ली के फेस पर स्माइल आ जाती है और उसकी तरफ बढ़ता है। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है। वो एक जिम के लिए फ्लायर बांटती हुई है। एक न्यू बॉय शान को पास में किसी से सेल पर किसी स्कैमर से बात करते हुए सुनती है। फौरन उसके पास जाकर सेल लेकर खुद बात करने लगती है। उसकी बात सुनकर वो कॉल कट कर देता है और कॉल करने के बाद न्यू बॉय को बताती है कि इस तरह ओवरसीज लोगों को स्कैमर्स कॉल करके झूठ बोलकर तंग करते हैं। वो बॉय उसकी बात समझ जाता है और उसकी हेल्प करने पर थैंक्स करता है। तोंग फिर उसकी बॉडी शॉडी देखकर उसकी तारीफ करती है कि वो बहुत अच्छा दिख रहा है, जरूर रेगुलर एक्सरसाइज वगैरह करता होगा ना। जब वो यस बोलता है तो उसे बोलती है कि उसे यहाँ पर भी एक्सरसाइज वगैरह की तो नीड पड़ेगी, तो फौरन से ही अपने जिम का फ्लायर पकड़ाकर चली जाती है। फिर अगले रोज टीचर क्लास में न्यू एक्सचेंज स्टूडेंट का सबसे इंट्रो करवाती है। सब गर्ल्स इतने हैंडसम बॉय को अपनी क्लास में देखकर बोलती हैं कितना हैंडसम है। तोंग भी देखती है, मगर ये क्या, ये तो रास्ते पर मिलने वाला बॉय होता है। और उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि ये भी उसका क्लासमेट निकलेगा। तभी तोंग को याद आने लगता है कि रिसेंटली ज्वाइन की गई उसकी न्यू जिम वाली जॉब से भी उसे रिजाइन मिल चुका है। बल्कि रिजाइन क्या मिल चुका है, सीधा से उसके साथ भी फ्रॉड हो चुका है। उधर टीचर उस न्यू बॉय को जाकर तोंग के साथ बैठने को बोल देती है। तोंग मुंह छुपाकर अल्तु जलालतु पढ़ने लगती है, बिकॉज वो नहीं चाहती थी कि शान उसको देखे। फिर वो भी बड़ा ढीठ होता है, पास जाकर सीट के खाली होने को पूछता है और फिर उसके साथ जाकर बैठ जाता है। तोंग मन में सोचती है जरूर इसे मैं याद नहीं होंगी। फिर क्लास एंड होती है तो सभी गर्ल्स आकर तोंग को धक्का मारकर इस न्यू बॉय के पास जिसका नाम शान होता है इसके बारे में पूछने लगती है वो कहाँ से है। वो बताता है कि वो फ्रांस से आया होता है। ली की एक्स गर्लफ्रेंड वुई वुई उससे उसकी हॉबीज के बारे में पूछती है और उसे अपने साथ ले जाकर स्कूल दिखाना चाहती होती है ताकि दोनों एक दूसरे के करीब आ सके। मगर शान बोलता है उसे सिर्फ जिम जाना पसंद है, उसकी और कोई हॉबी नहीं है। तोंग वहाँ से जाते हुए फौरन वहाँ रुक जाती है। तभी वो भी तोंग को पूछता है क्या वो उसे स्कूल दिखाना लाइक करेगी। सब गर्ल्स की शान को तोंग को इम्पोर्टेंस देते देखकर मुंह बन जाता है। वो इसे बाहर जाकर स्कूल कैंटीन और बॉयज हॉस्टल के बारे में बताने लगती है पर वो उससे स्कूल में जिम के बारे में पूछता है। तब तोंग को पता चलता है कि उसे तो सब याद है। उस दिन उसने शान को जो जिम के बारे में वो कार्ड दिया था, असल में उस जिम का ऑनर फ्रॉड करके सब लोगों से कार्ड पर मेंबरशिप दिलाकर शान समेत सबके पैसे लेकर फरार हो चुका था। कोई जिम विम नहीं बनाया था उसने, और तो और खुद तोंग का कमीशन प्लस सैलरी भी खा चुका था, उसे नहीं मिली थी। और बताती है कि वो वहाँ सिर्फ पार्ट टाइम जॉब करती थी और शान से रिक्वेस्ट करती है इस सब के लिए चुप रहने की कि उसकी क्लास में अगर किसी को पता चला तो वो उसका बहुत मजाक उड़ाएंगी। और शान से प्रॉमिस करती है कि इसके बदले में पूरा सेमेस्टर उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाकर लाया करेगी और उसकी हर बात मान लेंगी। वही भी दोनों को साथ खड़े देखकर बात करते देखकर तो जल्दी करती रहती है। तोंग को आकर एक गर्ल पूछती है क्या वो और शान एक दूसरे को पहले से जानते हैं। वो नो बोलती है, जिसमें गर्ल बताती है उसने सुना है वुई सबको बोल रही थी वो शान को सीड्यूस करके रहेगी, तो तोंग को शान से दूर रहने की एडवाइस करती है। तभी वुई आकर तोंग को बॉल मार जाती है और बोलती है कि बॉल की आइज नहीं होती है ना। तोंग के फिर कान में जाकर बोलती है स्कूल के 2 नंबर बॉयज ली हीटिंग और चीशू को सीड्यूस करके दिल नहीं भरा, ये थर्ड बॉय पर भी डोरे डाल रही है। तोंग सुनकर बोलती है उसका उन दोनों से कुछ लेना देना नहीं है। अब वुई बोलती है शान से दूर रहना और सिर्फ वो मेरा है, और याद रखना कि इस बार सिर्फ बॉल लगी है तुम्हें, आगे से कुछ और भी हो सकता है। वहाँ से जाने के बाद वो गर्ल तोंग को चंद दिन बाद शुरू होने वाली समर वेकेशन में वुई की नजरों से ओझल हो जाने का मशवरा देती है कि तभी तोंग उस चुड़ैल से बच पाएगी। तभी तोंग को उसके लैंडलॉर्ड की कॉल मिलती है कि उसके घर में किसी और को शिफ्ट कर रहा है, जिसे सुनकर तो वुई को गुस्सा आ जाता है। भागी भागी घर वापस जाती है। वो अपना रूम किसी अजनबी के साथ शेयर कैसे कर सकती है आखिर, और सामने खड़े पर्सन से बोलती है कि उसके रूम में ड्रेस क्यों चेंज कर रहा है। मगर ये क्या, दोनों जब एक दूसरे को देखते हैं तो बोलते हैं तुम। और तभी लैंडलॉर्ड आकर तोंग को धक्का मारकर शान के क्लोज कर देता है कि ये अब तुम्हारे साथ इस रूम में रहेगा। दोनों ही हैरान रह जाते हैं। तोंग रास्ते पर जाते हुए कुछ बॉयज को
वो श्यान को मारते पीटते देख कर अपने सेल पर पुलिस सायरन बजा देती है। तभी बुली बॉयज वहाँ से भाग जाते हैं। तंग पास जाकर श्यान के ओके होने को पूछती है, मगर वो मुकर जाता है कि किसी श्यान व्यान को नहीं जानता है और तंग को अपने काम से काम रखने को बोलकर वहाँ से चला जाता है। वो भी शौक थी, ये फिर कौन है अगर श्यान नहीं। भागी भागी घर जाती है। श्यान विद ग्लासेस घर पर पहले से ही काम कर रहा होता है। उल्टा उसको पूछता है पार्ट टाइम जॉब के लिए गई थी ना, वापस क्यों आ गई है। वो भी इससे पूछती है क्या वो बाहर गया था। वो नो बोलता है तो मन में सोचती है सचमुच में ये नहीं था बाहर क्या। फिर बार में जॉब करते हुए तंग गर्ल्स को फिर से सामने बैठे श्यान की तरह देखते बॉय की बातें करते सुनती है। सब बोलते हैं वो आज की रात का किंग है और बहुत ही सुंदर हॉट दिख रहा है। वो एक गर्ल के साथ होता है। सब उसको आवाज लगाते हैं वो हार गया है, उसे किसी को किस करनी है। मगर वो बाकी सबको छोड़कर तंग के पास जाकर उसे ब्यूटी गर्ल बोलकर उसके पीछे रखे गिलास में पैक चढ़ाकर धोखे से फौरन से उसे किस कर लेता है। फिर सबको पूछता है हाँ तो कैसा लगा। तंग को उस पर गुस्सा आ जाता है, वो कोई खिलौना है, वहाँ से चली जाती है। वो पीछे से स्माइल पास करता है। वो बाहर जाकर उसको कोसती रहती है कितना बहुत बुरा आदमी है, श्यान की तरह बिल्कुल नहीं है। तभी उसे श्यान की कॉल आती है कि वो कहाँ पर है। जब वो बताती है उसके पास आ जाता है, उसके हाथ से पैक ले लेता है और उसकी केयर करता है। ये काफी हैवी होगा ना। वो उसे अपनी इतनी केयर करते देखकर मन में बोलती है वो समर का बच्चा श्यान की तरह तो बिल्कुल नहीं है, मगर दोनों के सेम फेस होने की वजह से मुझे देख देख कर गुस्सा आ रहा है। तभी श्यान सामने एक प्रेग्नेंट लेडी की फ्रूट उठवाने में हेल्प करता है, जिसे देखकर तोंग को बहुत अच्छा लगता है और उसे विश्वास हो जाता है श्यान और समर दोनों अलग अलग पर्सन हैं। तोंग की एक फ्रेंड तभी कॉल करके उसे अपनी बर्थडे पार्टी पर फौरन बुलाती है और उसे बताती है उसने आज बहुत ही सुंदर हैंडसम बारटेंडर को हायर कर रखा है। दोनों फिर इधर उधर की बातें करने लगती हैं। तभी समर वहाँ आ जाता है, जिसे देखकर तोंग का मुंह बन जाता है, ये यहाँ क्या कर रहा है। उसे समर की गई फोर्सफुली किस याद आने लगती है। उसे कुछ बोलते हुए फिर रुक जाती है कि भांडा फूट जाएगा। वो भी उसे इशारे में बोलता है हर समय उसके बारे में सोचना अच्छा नहीं है। फिर वो पैक बनाने लगता है। वो अपनी फ्रेंड के साथ बातें करने लगती है, पर तभी वहाँ पर एक बॉय के गले में कुछ फंस जाता है। समर फौरन से भागकर उसकी हेल्प करने जाता है। बॉय के गले से कुछ बाहर निकलने पर सब समर की तारीफ करने लगते हैं, वो कितना अच्छा है। तोंग देखती है जिस तरह उसने अपने नाक को छुआ है, श्यान ने भी उस दिन लेडी की हेल्प करने पर थैंक्स सुनकर ऐसा किया था। फिर घर जाकर सोते हुए श्यान की ग्लासेस उतारकर देखने लगती है, मगर वो जाग जाता है कि क्या कर रही है। बहाना बनाती है कि वो देख रही थी, उसे कोई बीमारी तो नहीं है। वो वहाँ से उठकर जाते हुए उसे रूम में आकर गंदे कपड़े इकट्ठे करके साथ लॉन्ड्री करने का बोलता है। वो वहाँ जाकर देखती है उसकी उस दिन बार वाली शर्ट पड़ी हुई होती है और वो खुद भी पीछे आकर अपनी ग्लासेस उतार कर बोलता है हाँ तो बिल्कुल आखिरकार उसने उसे ठीक ही पहचाना है, मतलब श्यान और समर एक ही होते हैं। तोंग अपने कर्ली हेयर्स के साथ क्लास में बैठी कुछ लिख रही होती है। जी उसके पास आकर डायरी छीन लेती है, उसका मजाक बनाने लगती है। वहाँ आते अपने बॉयफ्रेंड को भी पूछती है तोंग ने लिखा है किसी को उसके कर्ली हेयर पसंद है क्या, उसे भी वो अच्छी लग रही है। मगर उसका बॉयफ्रेंड भी जी के साथ तोंग का मजाक बनाने लगता है, इसे कौन लाइक करेगा भला, कोई अंधा ही होगा। उसकी आंख खुल जाती है। श्यान उसके सामने था और बोलता है वो एक बुरा सपना देख रही थी। श्यान बार पर जाने के लिए रेडी होता है और तोंग को भी आज आकर उसकी हेल्प करने के लिए बोलता है, मगर वो गुस्से में इनकार कर देती है। आज उसे अपनी क्लासमेट्स के साथ मिलने जाना है। सब लोग इकट्ठे होते हैं। जी अपनी फ्रेंड्स के साथ तोंग का खूब मजाक बनाने लगती है, बिकॉज वो अभी तक वहाँ पर आई नहीं होती। वो बोलती है कि बेचारी के पास आने के लिए ड्रेस नहीं होगा वगैरह वगैरह। फिर तोंग वहाँ आकर उन सबको अपने लेट आने पर सॉरी बोलकर टेबल पर आ जाती है। जी के अलावा सभी बाकी फ्रेंड्स उसके ड्रेस की तारीफ करते हैं कि वो बहुत सुंदर दिख रही है और उसने बहुत खूबसूरत नेकलेस पहन रखा है। मगर जी को तोंग पर तंज करने का बहाना चाहिए होता है। फौरन उसके नेकलेस को पकड़कर स्टार्ट हो जाती है कि ये नेकलेस तो उसने चाइना की बड़ी डिजाइनर का पहन रखा है, जिसने सिर्फ एक ही पीस बनाया है और इसे अभी तक किसी को बेचा भी नहीं था। तो तोंग के पास ये कहाँ से आया, बिकॉज अगर वो अपनी सारी जमा पूंजी भी लगाकर इसको खरीद करना चाहे तो भी नहीं खरीद सकती है। तो जरूर इसने कॉपी पहन रखी है या फिर किसी के साथ होने की कीमत मिली है इसे। तभी तोंग को याद आता है इसे ये नेकलेस तो श्यान ने दिया था, जो कि वो लेने से मना भी करती है, मगर श्यान वापस नहीं लेता और तोंग को भी अच्छा लगा था नेकलेस। तोंग इसको अपने पास रख लेती है। तोंग जी को इससे पहले कि कुछ बोलती तभी उसे श्यान की कॉल आ जाती
है कि वो कहाँ है। बताती है कि पुराने क्लासमेट्स के साथ मिलने आई है, बताया तो था। तभी पीछे से उसके फ्रेंड्स पूछ रहे थे कि वो लेट क्यों आई है, बट उसके कुछ भी बोलने से पहले जी फिर से नेकलेस को लेकर स्टार्ट हो चुकी थी और अब की बार अपनी किसी एक्सपेंसिव कार की कीज उसके सामने रखकर बोलती है अगर इसे पता होता टॉम आज पार्टी में लेट होने वाली है तो उसकी झोंपड़ी से अपनी महंगी कार पर जरूर पिक कर लेती। इसे पता है कि ये बेचारी कितनी दूर रहती है तो इसे गाड़ी ढूंढने में काफी मुश्किल हुई होगी ना, और इसके घर की और इसके पुअर होने की लेकर खूब मजाक बनाने लगती है। शान सब कॉल पर सुन चुका होता है। टॉम कॉल बंद कर देती है। जी फिर इसको बोलती है उसे पता है कि टॉम को पढ़ने लिखने और जॉब का बहुत शौक है ना, तो इसके रिच बॉयफ्रेंड की कंपनी में वो मैनेजर है, इसको क्लीनर वगैरह की जॉब लगवा देगा। तभी इसके टॉम को ह्यूमिलिएट करते शान वहाँ पर आ जाता है। आई वहाँ आकर खुद को टॉम का बॉयफ्रेंड बोलता है। आई वो भी वहाँ पर लेट आने पर सबसे सॉरी करता है। टॉम के पास जाकर फुल एक्टिंग करता है कि जानू बताया क्यों नहीं, साथ आते ना, बिजी तो नहीं था मैं। फिर टेबल पर खाना वाना देखकर बोलता है तुम ये सब क्यों खा रही हो, मैंने तो एक बड़े शेफ से तुम्हारे लिए खाना ऑर्डर करवा रखा है। सब लोग शान की बातें सुनकर इससे इम्प्रेस हो जाते हैं, मगर जी को तो अपनी अमीरी झाड़नी थी, शो ऑफ जो करवाना था। फिर से अपने बॉयफ्रेंड के रिच होने के कसीदे लेकर बैठ जाती है। मेरा फियांसे ये तो मेरा फियांसे वो। शान सब सुनकर बोलता है अच्छा तेरा फियांसे इतना रिच है, जरा पूछो अपने फियांसे से कि हमारे घर पर ड्राइवर हुआ करता था, फिर कंपनी में जॉब लगवा दी, और ये भी पूछो कि उसने अपनी पहली पत्नी को डाइवोर्स किया है जो तेरे साथ चिपका हुआ है। सब सुनकर शॉक रह जाते हैं। तो शान उसको बोलता है इसके झूठ बोलने और कंपनी के रूल्स को तोड़ने पर जॉब से फायर करता है। ये सुनकर तो वो शान को सर सर कहकर सॉरी करने लगता है कि उससे मिस्टेक हो गई, मगर जॉब न छीनो मेरे से, मैं इस गर्ल को ही छोड़ देता हूँ, किस्सा ही खत्म कर देता हूँ। ये सुनकर जी को शॉक लगता है, पूछने लगती है क्या ये सब सच है। तभी वो उसको खुद से दूर करने लगता है कि परे हटो, तेरे से मेरा कोई वास्ता नहीं है, मुझे जॉब से हाथ नहीं धोने। पहले इतने पापड़ बेल कर जॉब हासिल की थी, तुम अगर रिच होने का ये नाटक न करती और शो ऑफ न करती तो मुझे जॉब से हाथ नहीं धोने पड़ते। दोनों को लड़ते देखकर शान टॉम को वहाँ से भगाकर ले जाता है। बाहर इनको कुछ बॉडीगार्ड्स मिलते हैं जो कि शान के फादर की तरफ से उसे लेने के लिए वहाँ पर आए होते हैं। टॉम और शान के अपार्टमेंट पर कुछ बॉयज के साथ वहाँ पर आई एक गर्ल टॉम से आकर पूछती है वो कौन है, वहाँ क्या कर रही है। टॉम ड्रेस चेंज करते हुए बोलती है उसका रूम है। तब तक शान भी वहाँ पर आ जाता है कि सब क्या चल रहा है। टॉम पूछ रही थी आखिर इन्होंने नॉक क्यों नहीं किया। गर्ल बोलती है इतना बड़ा मसला नहीं है, हमें तो सिर्फ ये पता था कि शान यहाँ पर अकेला रहता है, हम इसके फ्रेंड्स हैं तो इसलिए यहाँ पर आ गए, हम इतनी दूर से शान से मिलने आए हैं। शान भी तभी टॉम के पास जाकर बोलता है ये सब उसके फ्रेंड हैं, या यूँ समझ लो कि उसके भाई हैं, फिक्र न करो, और इन सबको टॉम को उनकी होने वाली भाभी कहकर मिलवाता है। शान के फ्रेंड टॉम के बनाए हुए खाने और उसके मेकअप के बिना वाली लुक की तारीफ करते हैं, मगर गैंग को बर्दाश्त नहीं होता तो बोलती तुम जैसे सीधे साधे लड़कों को पागल बनाती हैं ये लड़कियाँ, इन्होंने जीरो मेकअप वाली लुक में मेकअप कर रखा होता है। शान तभी टॉम की साइड लेकर बोलता है उसकी गर्लफ्रेंड इतनी सुंदर है, मेकअप के बिना भी बहुत अच्छी लगती है। शान के फ्रेंड्स भी फिर से उसका साथ देते हैं। फिर गैंग मुंह बनाकर बोलती है इसे कुकिंग करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, गरीबों वाले काम है। शान फिर से टॉम की तारीफ करता है। गैंग टॉम का गिलास उठाकर पीने लगती है, वो मना करती है तो सब बोलते हैं फिक्र न करो, हम सब दोस्त और बहन भाई हैं तो एक दूसरे की चीजें शेयर कर सकते हैं। फिर वो सब लोग गेम खेलने लगते हैं। तब भी गैंग कोई ना कोई बात लेकर टॉम पर तंज करती है कि शान की गर्लफ्रेंड ऐसी तो वैसी, मगर वो बार बार टॉम की ही साइड लेता रहता है जो कि गैंग को अच्छा नहीं लगता। फिर टॉम के बोलने पर शान उसे उसकी जॉब के लिए छोड़ने के लिए भी फौरन मान जाता है, जिसे देखकर गैंग को मिर्ची लगती है। काम करते हुए शान टॉम को टेक्स्ट करता है काम के बाद उसे वापस लेने वो खुद आएगा, उसका वेट करे। वो खुशी खुशी कस्टमर को कॉफी पकड़ाने जाती है, पर आगे से चीशू होता है जो कि अब्रॉड चला गया था और अब वापस आया था, उससे दोबारा पैचअप करने के लिए पूछने लगता है। उधर से गैंग शान के साथ वहाँ आ जाती है। टॉम को चीशू के साथ देखकर शान को खूब भड़काती है, उसने सुना है तुमसे पहले स्कूल के 2 टॉप के लड़कों को भुगता चुकी है वगैरह वगैरह। शान को सुनकर खूब गुस्सा आ जाता है, सीधे उनके पास जाकर पूछता है इसे धोखा क्यों दे रही है और ये बॉय कौन है। वो क्लियर करने की कोशिश करती है कि बस सिर्फ जानने वाला है, मगर शान को फिर गैंग लगाने लगती है। वो तो उस समय वहाँ से कुछ भी सुने बिना चला जाता है। टॉम पीछे से चीशू से लड़ती है, सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुम यहाँ आए ही क्यों। फिर अगले रोज गैंग अंदर आते हुए तंज से टॉम को भाभी बोलते हुए कहती है आज उसकी बर्थडे है पर उसने तो अच्छा ड्रेस ही नहीं पहन रखा,
लगता है कि वो उसके बर्थडे पर शामिल नहीं हो सकेगी और वैसे भी शान भी उससे नाराज है। वहाँ पर तोंग के साथ चीशू बोलता है वो भी यहाँ पर है। वो सब उसका तोंग के साथ रिलेशन पूछते हैं तो बोलता है सिर्फ तोंग का अच्छा फ्रेंड है। साथ में गैंग जो तोंग के अच्छा ड्रेसअप न होने का तंज कर रही होती है। चीशू बोलता है फिक्र न करो, तुम अच्छा पहनकर भी अच्छी नहीं लग रही हो। इंसान अच्छा उसके बोलचाल और बिहेव से लगता है। गैंग को गुस्सा आ जाता है, क्या बोल रहे हो। फिर गैंग तोंग पर गुस्सा करती है कि उसने इस बदतमीज को यहाँ क्यों बुलाया है। तोंग बोलती है तुम अपने फ्रेंड्स को बुला ली हो ना अपने साथ, मेरा रूम है, मैं भी अपने दोस्त को बुला लिया है। फिर जब टेबल पर बैठने लगते हैं चीशू गैंग को हटाकर वहाँ पर तोंग को बिठाता है। फिर उसको डिशेस के बारे में बताने लगता है कौन सी डिश ज्यादा मजे की है, जिसे देखकर गैंग भी ट्राई करने लगती है। साथ में शियान को अपने हाथ से खिलाने लगती है। उसके साथ फ्री होते देखकर तोंग को गुस्सा आ जाता है और उसका हाथ झटक देती है। गैंग उस पर उलट पड़ती है, वो कितनी बदतमीज है, उसे गेस्ट के साथ ऐसे सलूक करती है। और शियान को बोलती है उसकी गर्लफ्रेंड कैसी है, चाहती है कि इसके होते हुए उसके फ्रेंड्स को छोड़ दे क्या, खुद तो 3 बॉयफ्रेंड भुगता चुकी है। तोंग को भी गुस्सा आता है तो उस पर उबल पड़ती है कि तुम कौन सा दूध की धुली हो। जहाँ मौका देखा वहाँ दूसरों के बॉयफ्रेंड को फ्रेंड कहकर सीड्यूस करने की कोशिश करती रहती हो। ये सुनकर गैंग को मिर्ची लगती है, कुछ तू मैं करती शियान को ये बोलकर अपनी गर्लफ्रेंड को समझा ले। वहाँ से नाराज होकर चली जाती है। शियान को भी उसका यूं चले जाना अच्छा नहीं लगता तो तोंग को गुस्सा करता है कि वो उसकी सिर्फ फ्रेंड थी और फिर गेस्ट भी, तो तोंग को उसके साथ ऐसे नहीं करना चाहिए था। फिर जैसे ही गैंग के पीछे बाहर जाने लगता है डोर खोलता है आगे से। तोंग का तीसरा बॉयफ्रेंड मास्टर ली भी वहाँ पर आ चुका होता है। फिर मॉर्निंग में तोंग खुद को इन तीनों के साथ सोए देखकर शॉक रह जाती है, ये क्या कांट कर बैठी है। वो भी उसकी चीख से उठ चुके होते हैं। कोई भी बात उनकी सुने बिना भागकर वहाँ से चली जाती है। ऑफिस में उसकी सैड हालत देखकर उसकी कोलीग पूछती है कहीं प्रेग्नेंट तो नहीं है। वो नो बोलती है, ये क्या पगलाहट है। फिर तभी वो गर्ल उसको वहाँ पर न्यू इंटर्न्स के बारे में बता ही रही होती है जिनको बॉस वहाँ पर सबसे मिलवाने के लिए ले आता है। वो इन तीनों को वहाँ देखकर फिर से शॉक हो जाती है। बॉस के जाने के बाद इनसे लाताल्लुक रहने का बोलती है कि सबको ऐसे शो करना है जैसे वो तीनों इसे जानते ही नहीं हैं। बिकॉज पहले ये सभी गर्ल्स बोल रही थी कि तीनों ही बहुत हैंडसम हैं, अब मजा आएगा सबको। भाई वो तीनों तो वहाँ आए ही उसकी खातिर होते हैं, तो वो कहाँ रुकने वाले थे। फिर एक एक करके सब उसके पीछे पड़े रहते हैं। शियान सबसे पहले जाकर उसे खाना खिलाने लगता है कि सुबह भी कुछ नहीं खाया था उसने। इसके बाद ली उसे हैवी काम करने में हेल्प करने लगता है और उसे अपनी गोदी में उठा लेता है। चीशू उसके पास जाकर उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह के प्रॉब्लम सॉल्व करने में उसकी हेल्प करने लगता है। अब इन तीनों हैंडसम बॉयज को तोंग के इर्द गिर्द चक्कर काटते देखकर और उसका इतना ध्यान रखते देखकर सभी गर्ल्स गॉसिप करने लगती हैं, जिसे वहाँ आते हुए बॉस भी सुन लेता है कि कैसे न्यू इंटर्न्स को तोंग अपनी उंगलियों पर नचा रही है। उसके बॉस का भी सुनकर मन हरामी हो जाता है। काम के बहाने तोंग को पास बुलाता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको छूने लगता है। तोंग बाकी काम देखकर आने का बोलकर वहाँ से जाने लगती है, पर बॉस उसको पकड़ लेता है। अबे पागल कैसे बना रही हो, इतनी साफ नहीं हो, 3 को फंसा रखा है, तो मेरे को भी चांस दो ना थोड़ा सा मजा वजा लेने का। फिर उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। तभी वो तीनों वहाँ आकर तोंग को बचाते हैं और बॉस की छितरौल करते हैं खूब अच्छे से। बॉस मार खाकर उन पर गुस्सा करता है कि वो इन तीनों को देख लेगा है कौन ये। जब वो तीनों बारी बारी एक एक करके अपने बड़े बड़े फैमिलीज के नाम बताते हैं कि ली फैमिली, चीशू फैमिली और शियान फैमिली, बॉस की तो ये सब सुनकर हवा निकल जाती है, ये तो उससे बहुत ऊपर की चीजें हैं। फिर सीधी तरीके से सॉरी करने लगता है, ऐसा फिर से कभी नहीं करेगा। उसे पता नहीं था कि वो लोग इतनी ऊंची चीजें हैं। तब तक ली के बॉडीगार्ड्स आकर बॉस को पकड़कर पुलिस स्टेशन ले जाने लगते हैं। तोंग चीशू की दी गई शर्ट वापस कर देती है, इसे इसकी जरूरत नहीं है, वो खुद की केयर कर सकती है, और वहाँ से चली जाती है। फिर रेस्ट एरिया में जाकर इन तीनों के उसे टेक्स्ट मिलते हैं, जिनको देखकर सोचती है इससे अब कोई फैसला कर ही लेना होगा। तीनों को मिलने के लिए बुलाती है, फिर इन तीनों को सॉरी करती है, अब तक तुम लोगों ने मेरे पीछे बहुत अपना समय वेस्ट किया, वैसे मेरी हेल्प करने के लिए थैंक्स, मगर तुम लोगों में से किसी को भी मैं अपने लिए नहीं चुन रही हूँ, बिकॉज मेरे पास इस सब के लिए समय ही नहीं है। फिर इनको सरप्राइज कर देती है, अपना वीजा दिखा करके 3 सालों के लिए स्कॉलरशिप पर हायर स्टडीज के लिए अब्रॉड जा रही है। फिर सीन 3 साल बाद पर शिफ्ट होता है। चीशू उसे एयरपोर्ट पर पिक करने जाता है। वो पूछती है उसने उसे अभी तक याद रखा हुआ था, इतने सालों तक उसका ख्याल रखा है। वो बोलता है कभी भूला ही नहीं, तो तुम्हें याद करने की तो
नौबत तब आती ना, और मैं अब तक तुम्हारे यस वाले आंसर का वेट कर रहा हूँ और मरते दम तक कर सकता हूँ। टोंग उसकी बात सुनकर बहुत अच्छा लगता है और उसे चिढ़ाने के लिए बोलती है, चलो अब मैं फ्री हूँ तो वक्त मिला तो सोचूंगी। दोनों ही हंसने लगते हैं। मतलब कि असल में टोंग ने चीशू को अपने बॉयफ्रेंड के तौर पर सिलेक्ट कर लिया होता है। ली और शान का पत्ता कट चुका होता है। इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये स्टोरी यहीं पर फिनिश। तो आपको कैसी लगी इस स्टोरी की एंडिंग कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा और मजीद अच्छी स्टोरीज देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक न्यू स्टोरी के साथ।